नमस्कार, मैं हूं प्रितेश पांडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल संवेग। संवेग में हम आपको बताते हैं कि कौन सी कहानी कितनी महत्वपूर्ण है। ये सारे किस्से होते हैं आपके हिस्से। तो आज मैं खड़ा हूं रायपुर के इस राम मंदिर के सामने और हम जा रहे हैं धमतरी के आगे नगरी सिहावा। वहां पे हम मिलेंगे अरुण सारवा जी से, जिन्होंने राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र यानी कमार जनजाति के कुछ ऐसे विशेष जो ट्राइब्स हैं उनके लिए खुद के पैसे 2 करोड़ रुपए लगाकर एक सोसाइटी का निर्माण कर दिया है। तो आज हम जाएंगे अरुण सारवा जी से मिलेंगे और उस सोसाइटी को जाके देखेंगे जहां पे ट्राइब्स रहते हैं। और मजेदार बात यह है कि जो अभी तक पेड़ों में, जंगलों में, खपड़ों के घर में रहते थे, उनके लिए अरुण सारवा जी ने बाकायदा टाइल्स लगा करके एक शानदार सा सोसाइटी, घर, ये सब कुछ बना के रखा है। हम उनसे आज पहली बार मिलने वाले हैं, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। होप कि आप लोगों को भी ये जो पूरी स्टोरी है इसमें बहुत मजा आए। गार्डन भी है वहां पे, तो चलिए चलते हैं धमतरी से नगरी से हम जाएंगे आगे, जिस गांव का नाम है मसान डबरा। अभी हम लोग कल्ला मुल्ला करके एक जगह पड़ता है, कल्ले मुल्ले नाम है शायद इसका, तो इसको क्रॉस कर रहे हैं। तो अरुण सारवा जी से जब हम मिलेंगे तो उनसे तो हम बातचीत करेंगे कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए जो है वो उन आदिवासी परिवारों के घर बनाने में लगा दिए। इसके साथ ही साथ मैंने जो उनके बारे में चीजें जानी है, पता की, उसमें ये भी था कि वो गाँव वालों को आत्मनिर्भर बनने के लिए बोल रहे हैं। मतलब नरेंद्र मोदी से वो बहुत प्रभावित हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे देश के। और अरुण सारवा जी ने ये मुझे बताया था फोन से, जब मैं उनसे चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हर आदमी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा गांव जो है वो आत्मनिर्भर गांव हो, हमें सरकार की मदद नहीं लेनी पड़े। आत्मनिर्भर वही होता है जो सरकार या किसी भी दूसरे की मदद नहीं लेता है, तब तो आत्मनिर्भर हो पाएगा। तो उनका कहना है कि हम गाँव वालों के साथ में मिलके, जितने किसान हैं सब लोग मिलके अपना खुद का सामुदायिक भवन बनाना चाहते हैं, वो बना भी रहे हैं। हम खुद का मंदिर बनाना चाहते हैं, हम खुद का स्कूल बनाना चाहते हैं, हम खुद का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। तो ये जो गांव है साकरा, जहां पे वो रहते हैं, तो ये साकरा गांव मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश में कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है। क्योंकि जिस जगह के किसानों की इतनी बड़ी सोच हो सकती है, आप सोचिए कि वो छत्तीसगढ़ की वो धरती कितनी समृद्ध धरती होगी। तो चलिए चलते हैं उस गाँव में। अभी हम धमतरी पहुंचने वाले हैं, धमतरी से फिर हम नगरी के लिए मुड़ेंगे और नगरी के बाद हम जाएंगे साकरा गांव। तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी बातचीत होने वाली है भारत देश के बारे में, कृषि के बारे में, किसान के बारे में, वहाँ की आइडियोलॉजी क्या है, कैसे लोग हैं, ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे। उन ट्राइब लोगों से भी बात करेंगे कि आपको अगर घर मिल रहा है, आप एक नए घर में जा रहे हैं और वो जो नया घर है उसमें टाइल्स भी लगा है, तो जब एक आदिवासी अपने मिट्टी के घर से निकलकर टाइल्स वाले घर में रहने जाएगा तो उसको कैसा महसूस होगा। तो जुड़े रहिए आप संवेग में और मैं आपको ले चल रहा हूँ एक बहुत शानदार यात्रा पे। तो सर, बहुत दूर से मैं आपको ढूंढते ढूंढते फाइनली आपके इस महल में पहुंच चुका हूं। अरे महल नहीं, छोटा सा एक गरीब का खाना है। सर ये छोटा सा घर है जी। मतलब मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी किसान का इतना बड़ा घर देखा, वो भी उसकी खुद की मेहनत से। स्विमिंग पूल भी है सर यहाँ पे? जी जी, स्विमिंग पूल भी। तो ये घर का आइडिया कैसे आया सर आपको? अब ये ऐसा है कि काम करते करते लगा कि एक छोटा सा घर बनाया जाए और छोटा सा घर बनाया है। किसान का घर है। तो ये है किसान का घर। भाई ये छत्तीसगढ़ के किसान का घर है। आप सोच सकते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ कितना समृद्ध है और कितने बेहतरीन लोग हैं यहाँ पे। अरुण सारवा सर जी, ये जो आपके अंदर कॉन्सेप्ट आया कि उन आदिवासियों को हम एक अच्छी सोसाइटी बनाते हैं, मतलब खूबसूरती जो है वो आपके घर से झलक रही है कि आप हर चीज को बहुत सुंदर देखना चाहते हैं ना जी। अब ये जो दुनिया है और इसको जिन्होंने बनाया है, उनकी एक सोच रही होगी कि ये दुनिया जो है अच्छा दिखे और अच्छा दिखे, ऐसा उन्होंने बनाया था।
और फिर कहीं ना कहीं हम लोगों की स्वार्थवश या हम लोगों के कारण ये दुनिया में कुछ चीजें बिगड़ी है। तो मुझे लगता है कि हम लोग इसे सुधारने के लिए आए। अच्छा है ना। और फिर जैसे जो ईश्वर है उनकी भी एक सोच यही होगी कि मैं इनको भेजूं, या हम जो लोग आते हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करके आते हैं कि हम जाएंगे और जैसे हम अपने घरों को एकदम सुंदर, सुरक्षित, सुव्यवस्थित रखते हैं, वैसे पूरी दुनिया को रखेंगे, ये कमिटमेंट करके आते हैं। अच्छा। तो वैसा मेरे मन में लगता है और मैं जितना मेरे से हो सके उतना करने का प्रयास करता हूँ। और वही एक सोच है और एक मेरा सौभाग्य है कि उस मसान डबरा को मुझे थोड़ा सा व्यवस्थित और सुंदर बनाने का मौका मिला। तो मसान डबरा, अब हम ये जो आप देख रहे हैं किसान यानी कि अरुण सारवा जी का एक घर है और इस घर को कहते हैं कि बहुत छोटा सा घर है और मैं दुनिया को बहुत खूबसूरत नजर से देखने आया हूँ और उसे बनाने आया हूँ। तो अब हम सर गाड़ी में बैठते हैं, भाभी जी बैठ गई, बच्चे बैठ गए, अब हम चलते सीधे मसान डबरा गाँव। जी। तो आप लोगों ने अभी मेरी जर्नी रायपुर से धमतरी, धमतरी से नगरी, नगरी से हम आए हैं सांकरा और सांकरा से महज 4-4.5 किलोमीटर पर ये गांव है जिसका नाम है मसान डबरा। साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मुस्कुराइए, आप छत्तीसगढ़ धमतरी जिले के मसान डबरा में हैं, पुनः पधारें, धन्यवाद। तो ये जो मुस्कुराइए शब्द आपने ना पूरे देश के हर गांव में देखा होगा, लेकिन मैं आपको आज बता दूं कि असली मुस्कुराहट गांव की क्या होती है। और फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। अब हम आपके उस ड्रीम प्रोजेक्ट पर पहुंच चुके हैं, मसान डबरा। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने मन से शुरुआत से बताएं कि कैसे ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, कैसे दिमाग में आया और क्या क्या चीजें हुई। सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं जो है ये जो सांकरा जो गांव है वहाँ का निवासी हूँ और मैं एक किसान हूँ, खेती किसानी का काम करता हूँ। और फिर पिछले साल की बात है, जून की बात है, जब जून में स्कूल स्टार्ट होते हैं तो 15 जून की आसपास की बात है, लगभग 20 जून के आसपास की बात है। तो यहाँ इस गांव में विद्यालय है। विद्यालय में जब स्कूल स्टार्ट होता है तो प्रवेश उत्सव होता है। प्रवेश उत्सव होता है तो उसके बाद फिर एक न्योता भोज का जो कार्यक्रम होता है, जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सभी स्कूलों में होता है, तो वो न्योता भोज का कार्यक्रम इस स्कूल में रखा गया था। और चूंकि मैं एक किसान हूँ, खेती किसानी का काम करता हूँ और एक आधुनिक तरीके से खेती किसानी का काम करता हूं, तो लोगों को जानकारी है और जो सरकारी विभाग के लोग हैं उनको भी जानकारी है कि मैं इस प्रकार का काम करता हूं। तो नेता भोज में लोगों से परिचय है, तो उन लोगों ने मेरे को इनवाइट किए थे। सरकारी कार्यक्रम था तो मैं आया। ऐसे तो बहुत कम कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिलता है मेरे को, क्योंकि मैं एक किसान था और किसान हूँ अभी। तो मैं फिर इनके कार्यक्रम में आया, लगभग 1:30-2 बजे की बात रही है। तो फिर आए तो फिर भोजन का कार्यक्रम हुआ, स्कूल में बैठ के हम लोग खाना खाए। खाना खाने के बाद में एक सभा रखी गई इस गांव में। सर्वप्रथम तो ये बता दूं कि ये जो गांव है, एक जो पीवीटीजी जो बोलते हैं, है ना, अति पिछड़ी जनजाति, तो पूरे के पूरे ये यहाँ के जो रहवासी हैं अति पिछड़ी जनजाति के लोग हैं और कमार जनजाति के लोग हैं। तो जब खाना खाने के पश्चात एक कार्यक्रम ऐसा लोगों के साथ में बैठ कर के कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसमें जिला प्रशासन की सारी टीम थी, कलेक्टर भी थे उसमें और बाकी सब लोग थे। तो फिर वहाँ फिर ये बताया गया कि इस गांव में पूरे गांव के लिए आवास स्वीकृत हुआ है। पूरे गांव में 34 परिवार हैं और सभी के पूरे सबके लिए आवास स्वीकृत हुआ है। और ये जो स्वीकृत हुआ है जो आवास है वो प्रधानमंत्री जनमन के अंतर्गत हुआ है। तो प्रधानमंत्री जनमन के अंतर्गत यहाँ पूरे गांव के लिए पक्के आवास बनना है, ये सभा में बताई गई। तो ये विद्यालय है, ये विद्यालय है यहाँ का। मैं टीम से कहना चाहता हूँ कि एक बार विद्यालय भी ये दिखा दें।
कि इस पूरे प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई जी वो इस विद्यालय से हुई। विद्यालय यहाँ पे आपको ये विचार आया, जी जी मतलब ये भी अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक स्कूल है। जी 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 हाँ, यही से ही अपन सर पहली बार आया था मैं उस पहली बार इस गांव में आज से 1.5 साल पहले। हाँ 1.5 साल पहले हाँ पहली बार इस गांव में आया और आने के बाद जब देखा यहाँ की स्थिति तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे देश में ऐसे भी गांव है जो आज से लगभग 200 साल पीछे है। हाँ 200 साल 200 साल पीछे भारत देश में ऐसे गांव हैं जो ऐसे 200 साल पीछे हैं। तो वहाँ जब इसकी चर्चा हुई कि यहाँ पूरे जो आवास है सबके लिए बनना है, पक्का आवास बनना है, तो इन बातों को सुनने के बाद में मैं सुनता ही रहा। अब बनाएंगे कैसे, बनेगा कैसा, एक उन लोगों के आपस में चर्चाएं हो रही थी। तो मेरे मन में दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना अपन इसको थोड़ा सा प्लानिंग के साथ करें, एक बेहतर डिजाइनिंग के साथ में, और पूरे जो इसको एक कॉलोनी के रूप में बनाया, ऐसा मेरे मन में विचार आया। और तुरंत उसी समय विचार आया था और मुझे लगा कि मैं अपनी बात को वहाँ पे रख देता हूँ। और फिर मैंने अपनी बात वहाँ पे रखी। तो जैसे मैंने अपनी बात रखी वहाँ पर, तो शुरू में तो ये था कि जैसा आप सोच रहे हो उसके अनुसार से बजट है नहीं। एक आवास के लिए 2 लाख रुपए आया है और पूरे कॉलोनी की बात हो रही है, कॉलोनी डेवलप करने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं फिर उसके अकॉर्डिंग बजट नहीं है। और जब बजट उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर हम कैसे उस काम को करें, ये थोड़ा संशय था सबके मन में। फिर मुझे लगा कि मैं इसमें इंक्लूड होके काम करता हूँ, मतलब मैं जुड़ जाता हूँ। सरकार का जो सहयोग है हाँ। उसके पैरेलल अगर मैं भी इसमें जुड़ जाता हूँ तो शायद वो ड्रीम पूरा हो। वो ड्रीम मतलब उसी समय ये ड्रीम आया और उस ड्रीम में मान के चलो मैं खुद भी इंक्लूड हो गया। और फिर जो टीम थी उनके सम्मुख में ये प्रस्ताव रख भी दिया और वो जो टीम में जो कलेक्टर मैडम जो आई हुई थी वो भी एग्री हो गई। बोले कि ठीक है सारवा जी आप करिए, हम आपको फिर इस प्रोजेक्ट करने की अनुमति देते हैं करके। तो फिर वहाँ से फिर ये प्लान स्टार्ट हुआ। तो ऐसा भी प्लान नहीं था कि हम सारा कुछ ऐसा करेंगे करके, लेकिन धीरे धीरे जब हम इसको करना स्टार्ट किए तो फिर सारी चीजें जुड़ती गई और इसको हम करते चले। क्या क्या जुड़ा, क्या क्या चीजें जुड़ते चली गई, कैसे प्लान बने, क्या हुआ? अब ये हुआ कि अब सर्वप्रथम तो यह है कि पूरे गांव के लोगों के लिए कच्चे जो आवास है उसको तोड़ करके नया आवास बनाना है। और आवास जो बनना था उसके लिए 2 लाख रुपए की स्वीकृति है एक अनुदान के रूप में। और ये पर्याप्त नहीं था एक घर बनने के लिए। ये एक अनुदान है जो गवर्नमेंट के द्वारा इन लोगों को दिया जा रहा था। और हमारी जो सोच थी ये थी कि हम जो है इसको बेहतर बनाएं। अब उस राशि में जो घर बनना था लगभग 300 से 350 स्क्वायर फीट का बनना था, जो 1 BHK का था। और हमने यहाँ आने के बाद में देखा कि ये इनके जो परिवार है, परिवार में बच्चों की संख्या 5, 6, 7, एक जने के बच्चे 7, किसी के 8, किसी के 9, किसी के 10 बच्चे हैं। तो 1 BHK में फिर इनका गुजारा कैसे चलेगा, कैसे रहेंगे इन लोग? ये 1 BHK घर है? ये नहीं, ये 1 BHK बनना था। अच्छा। तो हमने सोचा कि सबसे पहले तो हम इसको बड़ा बनाएंगे, 2 BHK का बनाएंगे। और फिर 2 BHK का जो घर है वो हम लोगों ने बनाया है ताकि इन लोगों को रहने के लायक हो। अब दूसरी हमारे मन में ये था कि हम जो है कि बेहतर कॉलोनी बनाएंगे, वेल डेवलप कॉलोनी बनाएंगे। तो हमने देखा है कि शहरों में जो वेल डेवलप कॉलोनियाँ जो होती है वो सबसे पहले तो घर जो है जैसे 2 BHK की बात करूं तो घर में जैसे 2 रूम है, एक हॉल है और उनकी जो किचन होती है मॉड्यूलर किचन होती है। तो हमने भी सोचा कि हम इसको मॉड्यूलर किचन बनाएंगे, यहाँ की जो किचन है उसको मॉड्यूलर बनाएंगे। और फिर जैसे ये जो घर होती है
तो घर में टाइल्स लगाएंगे, पक्का आवाज बन रहा है तो सबके घरों में टाइल्स लगाएंगे। ये आप देख भी सकते हैं कि सर ने जी जी कितना बढ़िया टाइल्स जो है वो घर में लगवाया है। ये आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ये प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना का घर है। तो ये एक एक टाइल्स में आपकी पूरी की पूरी डिजाइन दिखती है, जैसे आपने अपने घर को सुंदर जी। बनाया है। और उसके बाद फिर हमने ये भी सोचा कि जैसे अब घर बना रहे हैं तो बिजली के जो कनेक्शन, अंडरग्राउंड बिजली हो, घर में इनके जो मॉड्यूलर किचन है उसमें सिंक हो और सिंक में अंडरग्राउंड पानी आए। तो उस हिसाब से फिर इसको हमने डिजाइन किया और उस हिसाब से बनाया। और इस घर में ये तो हमने घर की बात कही, क्योंकि ये पिछड़े जनजाति के लोग हैं, इनके रहन सहन खान पान सब अलग है। और हम घर बना रहे हैं तो भाई इनको और भी जो सुविधाएं हैं उसके साथ इनको मिलना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमने फिर इनके घर के पीछे, आपको बाद में दिखाऊंगा, इनके घर के पीछे हमने उनके लिए टॉयलेट बनाया, बाथरूम बनाया, और साथ ही साथ इनकी, मैं वो बात कर रहा था खान पान रहन सहन की, तो इन लोग जब खाना बनाते हैं तो एक चूल्हा होता है मिट्टी का, चूल्हे के ऊपर फिर लकड़ी जला के खाना बनाते हैं। तो मॉड्यूलर किचन में तो ये संभव नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने इनके लिए फिर एक देसी किचन बनाया है। अच्छा जी, देसी किचन से इन लोग फिर खाना बनाएंगे, इसके लिए अलग से किचन भी बनाया है। तो ये तो हुआ इनका घर। और आप जैसे देखोगे ये जो घर है, ये जो घर है अभी निर्माणाधीन है, बन रहा है ये। और ये जो घर है, सबके घर के बीच में ऐसा घेरा लगेगा, बाउंड्री करेंगे इसमें, अलग अलग इंडिविजुअल सबका अलग अलग बाउंड्री रहेगी। और घर के सामने में, सबके घर के सामने में आंगन होगा, और उस आंगन में घुसने के लिए उनका एक प्राइवेट एक गेट होगा। और गेट के पश्चात आप देखोगे तो यहाँ फिर सीसी रोड बनाएंगे हम। ये वाला जो है, हाँ, ये सीसी रोड 30 फीट की है क्या? ये घर से यहाँ तक 20 फीट का उनका आंगन है। आंगन के बाद में लगभग 20 से 25 फीट का इनका कंक्रीट से सीसी रोड बनेगा। मतलब हम जब भविष्य में यहाँ आएंगे तो ये पूरी सीसी रोड होगी। हाँ, यहाँ पे गार्डन होगा, उनका इंडिविजुअल सेटअप होगा, सारा चीज परिवार कमार जनजाति के ये जो लोग हैं, ये राष्ट्रपति ने इनको दत्तक पुत्र माना है, और वो उन लोगों के लिए अरुण सारवा जी ने ये घर बनाया, खूबसूरत सा घर। सर, एक चीज मैं आपको रोकना चाहता हूँ, ये थोड़ा एक अलग बात पूछना था। मैं रायपुर में देखता हूँ या किसी भी बड़े शहर में, वहां पे बिल्डर्स हैं जो जमीन को कब्जा करके, घेर के, घर बना के उसको बेचने के पीछे में पागल हैं, और लोग खरीदने के लिए भी पागल हैं, बड़े शहरों में, महानगरों में। यहाँ पे आपने इन्हीं की जमीन में इन्हीं के लिए बिना स्वार्थ के, जिसमें आपको कोई फायदा भी नहीं होना है, इससे मुझे नहीं लगता कि आपने अपने स्वार्थ के लिए ये सारी चीजें बना रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो आप अपने मन की बात है, या कैसे प्रेरणा जो मिलती है एक इंसान को, क्या था ये दौर, कैसे वो प्रेरणा, मतलब मैं तो भावुक हो गया इन सारे घरों को देख के। जैसे ये घर आप देखिए, इस घर में देखिए कितने सारे लोग लगे हुए हैं, और इसको जिस तरह से बनाया जा रहा है, जिस फिनिशिंग के साथ बनाया जा रहा है, मैंने छत्तीसगढ़ के या किसी भी सरकार के घर को या बिल्डिंग को इतना फिनिशिंग के साथ बनते हुए नहीं देखा है। तो क्या है सर ये प्रेरणा? देखिए, एक तो होता ये है कि इंसान जो है अपने अपने अनुसार से सोचता है। जैसे किसी इंसान को लगता है कि मैं कुछ धार्मिक आयोजन करवा लूं तो वो धर्म का कार्य है। हाँ। किसी को लगता है कि मैं कुछ और कर लूं, है ना, कभी, अब जैसे मैं हिंदू हूं, तो हिंदुओं में ये रहता है कि मैं कभी भागवत, कभी रामायण, या कुछ इस प्रकार के कुछ आयोजन करा लूं तो हम इसको धार्मिक कार्य कहते हैं, धर्म का काम करते हैं। लेकिन वास्तव में जैसे हमने रामायणों में पढ़ा है, सुना है, गीता के सार में पढ़ा है, सुना है कि वास्तव में धर्म का कार्य वह नहीं है। धर्म के कार्य किसी जो जरूरतमंद है, जैसे ये जरूरतमंद लोग हैं, उनके जरूरत को पूरा करना। आपने देखा होगा, प्यासे को पानी पिलाना, जो भूखे हैं उनको भोजन,
और जिनके पास आवाज़ नहीं है उनको आवाज़ देना, या फिर जो ज़रूरतमंद है उनको जैसे कोई बीमार है तो उनको इलाज कराना, ये सब धर्म का काम कहलाता है। तो मेरे मन में ये था कि ये धर्म का काम है और लोगों की, जी मेरे लिए ये धर्म का काम है। आपने ये नहीं सोचा कि मुझे कोई बड़ा आयोजन करना है? नहीं। आपने सोचा कि मेरे लिए ये जो लोग हैं इनको एक घर दे दो यार, घर दे अच्छी दो, जिंदगी जी ले, जी है ना? तो ऐसा सोच के मैं इस प्रकार के काम में जुड़ा हुआ हूँ। और जैसे बात आती है हम ये जो आवास बना रहे हैं, आपको मालूम है ये जनमन के अंतर्गत बन रहा है जी। और जनमन जो कार्यक्रम है हमारे जो प्रधानमंत्री जी की एक महती योजना है। उन्होंने सोचा कि हम जो है अति पिछड़े जो जनजाति के लोग हैं उनके लिए घर बनाएं, उनके लिए पहुंच मार्ग बनाएं, सड़कें बनाएं और उनके लिए आंगनबाड़ी, स्कूल और सारी सुविधाएं हम उनको प्रदान करें। इसके अंतर्गत ही जनमन का कार्यक्रम चल रहा है और उसी के अंतर्गत ये भी बन रहा है। और हम सबको मालूम है कि एक विजन को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। 2047 तक इस देश को, भारत देश को एक विकसित देश बनाने के विजन को लेकर काम चल रहे हैं। तो अनेक कार्य है जो किए जा रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत हमें लगा आपका योगदान क्या होना चाहिए? मेरा एक योगदान भाई, ये जो समय है इसको हम अमृत काल का समय कहते हैं, है ना। अब इस पे चर्चा हो रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब समय था जब एक धर्म युद्ध हुआ राम और रावण के बीच में, तो राम को लंका जाना था और बीच में जो है समुद्र था। तो समुद्र को लांघ कर तो नहीं जा सकते थे सारे, बहुत सारे उनके सेना थी, है ना, वानर थे और बहुत सारे सब लोग थे। तो अब ये धर्म का काम था, तो फिर उन्होंने सोचा कि हम एक सेतु का निर्माण करते हैं। अब जब सेतु का निर्माण हुआ तो आप देखिए कि उस निर्माण के कार्य में एक बहुत बड़ा कार्य था। उस निर्माण के कार्य में सब लोग सम्मिलित हुए और सब लोग बड़े, कहना चाहिए, आत्मीयता के साथ जुड़े थे। और जिन लोग भी वहाँ जुड़े, कहीं न कहीं उनका सौभाग्य का पल था। इसी में आपको एक कहानी हम सब ने सुना है कि एक जो गिलहरी है, हाँ। जी, अब गिलहरी जैसे अब देखता था कि भाई वहाँ तो इतने बलशाली लोग हुआ करते थे, तो कोई पहाड़ को उठा सकता है, इतने बलशाली लोग थे, कोई बड़ा बड़ा चट्टान उठा लेते थे। तो गिलहरी सोची कि भाई इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। और आइए बैठते हैं सर। जी, उनको लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये सौभाग्य, अपने जीवन का जो सौभाग्य है उसको खोना नहीं चाहते थे। और हमने कहानी में सुना है कि वो जो गिलहरी है एक छोटा सा एक गिट्टी भी जो होता है उसको भी नहीं उठा सकती थी, है ना। तो वो जो है गिलहरी जो है पानी में जाकर के अपने पूंछ को भिगाती थी। भिगाने के बाद में फिर जो वहाँ पे रेत था, रेत को अपने पूंछ में लपेट करके फिर वो जो सेतु बन रहा था वहाँ जा करके झड़ाती थी। अब सोचिए कितना रेत जाता रहा होगा, थोड़ा सा ही जाता रहा होगा, 2-4 दाना ही जाता रहा होगा, लेकिन उनके जो भाव है, वो जो सौभाग्य के जो पल मिला था उनको वो खोना नहीं चाहते थे। ये जो चीज है वो उनके अंदर में थी और आज कहीं न कहीं एक उदाहरण बना हम सब के लिए। और गिलहरी के जो प्रयास है, गिलहरी के जो कार्य है उसको आज भी सराहा जाता है, उसके उदाहरण को आज भी दिया जाता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं गिलहरी के समान ही इस देश में मुझे भी एक अवसर मिला है, एक सौभाग्य मिला है कि कम से कम उतना तो मैं कर लूं। वाह, एक गिलहरी जितना तो मैं कर लूं। देश के निर्माण का कार्य हो रहा है, नए भारत के निर्माण का कार्य हो रहा है, विकसित भारत बन रहा है। तो हम इस अमृत काल में हम अपने हिस्से का जो कार्य है उसको कर ले। तो सर इस गिलहरी और इस रामायण की कहानी को जो आपने अभी हिसाब से जोड़ा, तो अभी जो है वो रावण कौन है?
देखिए अभी के समय में अगर हम रावण की बात करें तो कहीं ना कहीं एक विचार है। रावण अगर हम बात करें तो रावण कोई व्यक्ति नहीं, रावण एक विचार है। अभी के समय जी, में अशिक्षा, जी, अशिक्षा है। स्वास्थ्य, ये सब जो हाँ, है अभी ऐसी चीजें हैं। हाँ, जी। एक जो गलत धारणाएं जो हो जाती है कि लोग गलत दिशा में गलत सोच के, मतलब यही जो है बुराई जो है हमारे अंदर में, जो बुराइयां हैं यही रावण है, इसी का अंत करना है। और हम ये सोचते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, इसको सरकार करेगी, हर चीज को हम सरकार के ऊपर डालते हैं, तो ये भी एक गलत सोच है। हम इस धरती पर आए हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमें क्या करना चाहिए उतना हम करें, यही जो है कहना चाहिए, हमको कर लेना चाहिए, उतना काम हमको कर लेना चाहिए। और ये जो है आप इस राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र जो हैं, ये जो यहाँ के ट्राइब, उनके लिए आप एक छोटे से गिलहरी हैं। आप समाज को एक बेहतर दिशा में ले जाने के लिए बड़ा काम जो हो सकता है, जो बड़े लोग करते हैं, वो नहीं, लेकिन आपने एक छोटी शुरुआत की। जी, हालांकि बहुत उस छोटा बड़े सा कार्य में, भारत के बड़े निर्माण में ये कार्य तो बहुत छोटा ही गिना जाएगा, लेकिन गिलहरी को याद रखने वाला जो कॉन्सेप्ट आपने बताया, वैसे आपको जो है सदियों तक इनकी आने वाली पीढ़ी याद रखेगी कि अरुण सारवा जी ने ये बनाया था। एक मजेदार बात सर जी, मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अरुण सारवा जी जो है वो धमतरी जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, और इनको अध्यक्ष बनने के लिए या अध्यक्ष या राजनीति में जाने के लिए कोई बहुत बड़ा स्ट्रगल या बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी। इन्होंने सिर्फ अपने हिस्से का काम किया, लोगों की चेतना के जागृत करने का, लोगों की सहायता करने का, और इस धमतरी के लोग जो है ग्रामीण, जो इतना इनको प्यार करते हैं कि सीधा इनको जिला पंचायत का अध्यक्ष बना दिया। ये एक छोटा सा मुझे लगता है कि आपके हिस्से का पार्ट होगा जिला पंचायत अध्यक्ष, लेकिन यहाँ पे इस पूरे कॉलोनी में कहीं पर भी आप ना इनकी कोई तस्वीर देखेंगे, ना इनका कोई बड़ा फ्लैक्स देखेंगे, ना इनको उस चकाचौंध से कोई मतलब है। ये धरती है, ये जमीन है, इस घर को इन्होंने बनवाया है, जन मन के साथ मिलके बनवाया है, और आज यहाँ पर बैठ के हम इस विषय पे बात कर रहे हैं। सर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ये सोचिए कि जब ये कहानी जब लोग देखेंगे, एक्चुअली क्या होता है ना, कहानियां जो हम सुनते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो हकीकत होगी। ये कहानी है, ये जो आप बना रहे हैं ना, ये कोई जीवन कहानी है सर। ये ऐसा कहाँ होता है? कौन ऐसा सोचता है कि मैं अपने घर का 2 करोड़ रुपए लगा के चलो इनके लिए, जबकि ये आपके वोटर भी नहीं है, ना आपको इनसे वोट लेना है, इतना सारा आप, वाह मजा आ गया। तो अभी आपने देखा कि ये मेरे पीछे पूरी की पूरी कॉलोनी बनी हुई है, इधर 24 घर हैं लाइन से। मैं आपसे भी चाहूँगा कि एक बार दिखा दें, ये सारा का सारा, ये जो आप देख रही है एक सोसाइटी बन रही है, और इसके पीछे 10 घर उस तरफ बन रहे हैं। और सर ये जो हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ पे पहले कैसे था? क्योंकि अभी तो ये बड़ा सुंदर दिख रहा है ये जगह, गड्ढे वड्ढे थे क्या था? हाँ, ये यही चीज मैं आपको बताने वाला था कि ये जहाँ पे अपन खड़े हैं, ये लगभग इसमें जो मिट्टी भराई है, लगभग 5 फीट की मिट्टी भराई की है अभी रिसेंट में। 5 फीट? जी जी जी, मिट्टी पर इतना गड्ढा था? हाँ, इतना गड्ढा था ये। और फिर यहीं पे इन लोगों का पुराना जो घर है वो हुआ करता था। अच्छा। और घर आप देखोगे पीछे कुछ घरें, 2-4 घरें अभी बाकी हैं, उसको भी तोड़ के फिर बरोबर कर दिया जाएगा। और जहाँ पे हम खड़े हैं, तो ये इधर देखिए आप, वो जो है वो घर है, तो घर के सामने उनका आंगन होगा, और आंगन और उनका घर, ये इंडिविजुअल सबका अलग अलग ऐसा हम घेरा लगाएंगे इसमें। उसके बाद वो जो घेरा होगा 20 फीट के बाद में, फिर यहाँ चारों तरफ से सड़क बनेगी, सीसी की सड़क। हाँ हाँ, कंक्रीट की सड़क बनेगी, और किनारे किनारे पेवर ब्लॉक भी लगाएंगे। और आप अभी जैसे देख रहे हैं कि ये जो बिजली के जो तार हैं या बिजली के जो पोल है वो अव्यवस्थित है, उसको व्यवस्थित करेंगे, जैसे कॉलोनी में होती है, वो अंडरग्राउंड चला जाएगा। हाँ, वो हम उसको व्यवस्थित करेंगे, और बिजली के पोल जो लगेंगे, और कॉलोनी में जो लाइट्स लगती है ना, वैसा लाइट लगाएंगे। उसके बाद ये जो जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हम बनाएंगे गार्डन। अच्छा, इनके लिए एक शानदार सा गार्डन, शानदार एक गार्डन बनेगा, और गार्डन में लॉन होंगे, प्लांटेशन करेंगे, बच्चों के खेलने के लिए झूला, और फिर जो भी और भी जो चीजें हैं, या फिर इनके योगा व्यायाम के लिए जो चीजें जो रहती है, वो सारा चीज हम
यहाँ लगाएंगे, बिल्कुल सब चीज लगाएंगे। और उनको जो शहरों में जो एक वेल डेवलप कॉलोनी में जो फीलिंग करते हैं, जो हमको वहाँ मिलता है, वो सारा चीज हम यहाँ ये जो वनांचल के जो गांव हैं, जो अति पिछड़े जनजाति कमार लोगों के जो गांव हैं, वो सारे चीज हम यहाँ दिलाएंगे। वाह, ये हमारी सोच है और ये लगभग 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। 2 महीने बाद मतलब एक बार 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए लगभग ये मान के चलो 2024 जून में स्टार्ट हुआ था। अभी 25 भी नहीं हुआ। हाँ, अभी यहाँ ये 25 कंप्लीट होते तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। 1.5 साल में ये सारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या वर्ल्ड रिकॉर्ड के जितने भी लोग हैं, इस वीडियो को जो देख रहे हैं उन तक पहुंचाइए। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की ये जो सोसाइटी है, ये जो है 1.5 साल में यहाँ तक पहुंच गई और अगले 2 महीने में ये बन के तैयार हो जाएगी। तो पूरे भारत देश में जितने भी जनमन के मकान बन रहे हैं, उसमें से ये पूरे भारत देश में से ये जो जगह है, ये सबसे खास होने वाला है। और इस किरदार को और इस जगह को खास करने के लिए अरुण सारवा जी हैं, जो लगातार मुझसे बात कर रहे हैं, अपने विचार बता रहे हैं। सर थोड़ा ये तो हो गया, लेकिन चुनौतियां एक चीज और आपको बताऊंगा। ये जो हमारा गार्डन बनेगा, हाँ, सारी सुविधाएं तो होंगी। गार्डन में हम एक जो क्लब हाउस जो बोलते हैं, हाँ, वो भी बनाने वाले हैं। मतलब कमार जनजाति के लोगों के लिए क्लब हाउस, एक मंदिर होगा, अच्छा, कम्युनिटी हॉल होगा। तो ये सारा चीज यहाँ बनना है। सर क्लब हाउस में क्या होगा, वहाँ एक्टिविटी क्या होगी? एक्टिविटी एक्चुअल में हम ये जो चाहते हैं, इनकी जो पारंपरिक जो नाच गायन है, हाँ, वो उनको सहेज के रखे, हाँ, और वहाँ उनका उन लोग कम से कम मनोरंजन करें उन चीजों से। और जो कम्युनिटी हॉल है उसमें उन लोग अपना सारा कार्यक्रम करें। और मंदिर जिनकी इन लोग पूजा पाठ करते हैं, उसकी मंदिर हो। मतलब तो छत्तीसगढ़ पर्यटन के लिए ये बहुत बड़ा अच्छी जगह होगी कि लोग देखने आएंगे, पूरे देश भर के पर्यटक देखने आएंगे कि भाई ये कमार जनजाति के लोगों के लिए ये सोसाइटी। इसका नाम भी कुछ सोचा है कि आपने, क्या नाम रहेगा इस सोसाइटी? अब इस गांव का नाम तो एक मसान डबरा करके है, और हम चाहते हैं कि ये आधुनिक भारत का आधुनिक एक विकसित ग्राम बन रहा है, तो नामकरण भी उस हिसाब से हो। जैसा कुछ प्लानिंग, जैसा अभी प्लान तो नहीं किया हूँ, हाँ, है ना। जैसे एक गांव को जोगी डी बोला जाता है, वैसे इसको मोदी डी बोल दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वाह। तो नमो डी बोल दे या फिर मोदी डी बोल दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आपका ये प्रेम है? नहीं, बिल्कुल उनके ही कहना चाहिए। सपनों को हम लेके चल रहे हैं और 2047 का जो विजन है, वो उनके विजन को हम पूर्ण करने में एक जो गिलहरी का उदाहरण जो दिया था, उसके अनुसार से हम काम कर रहे हैं। वाह सर, ऐसी कोई बात, मतलब ऐसा कोई प्रश्न जो मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ, जैसे चुनौतियों पे हमने अभी बात नहीं की है, इसको बनाने के समय जो चुनौतियाँ थी उसमें क्या था, कैसा था वो? चुनौती तो ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, वो मैं आपको बताया था ना कि 200 वर्ष पूर्व किसी गांव में आए हैं, ऐसा हमको प्रतीत होता है। तो इनकी जो सोच है आज भी कहीं न कहीं पिछड़ी हुई है। ये आधुनिकता की ओर नहीं जाते, या फिर जो विकास है उसको इन लोग एकाएक स्वीकार नहीं करते। और ये जो विकास है, जब हम शुरुआत किए तो उस समय इनको लगता था कि ये क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं ऐसा करके। तो इन्हें वो जो जीर्ण शीर्ण खपरेल वाली, जहाँ पानी टपक रहा हो, ऐसे घरों में रहने की एक आदत सी बनी हुई थी। अब उसको परिवर्तन करने में थोड़ा समय लगा, इनको थोड़ा सा मोटिवेट करने में थोड़ा समय लगा। और दूसरा ये है कि ये जो लोग हैं, ये जंगल पे निर्भर लोग हैं। जंगल में जो भी चीजें इनको मिलती है, वनोपज हो या फिर कोसा हो या फिर पत्ते हो, इनको इन लोग संग्रहण करके उसको बेच करके अपना जीवन यापन चलाते हैं। तो इन लोग जो है आज के समय में जो काम चलते हैं, उनसे इनको कोई भी मतलब नहीं। इवन इन लोगों का तो ऐसा है कि आज सुबह का भोजन के बाद शाम को हमारे पास क्या रहेगा, क्या खाएंगे, इसकी तक भी चिंता नहीं रहती इन लोगों को। तो बड़ा दिक्कत हुआ। और ये जो जब हमको ये प्रोजेक्ट मिला, तो वो जो समय था जून का, तो 4 महीने बारिश हुई। आपको मालूम है पिछले वर्ष खूब बारिश हुई, और इस साल भी 4 महीने लगातार बारिश हुई, बहुत बारिश हुई है। तो बारिश के चलते ये, चूंकि ये जो जगह है
यहीं पे लोगों का घर था, तो पूरे घर को एक साथ हटाना संभव नहीं था। एक एक करके हटाते गए, शिफ्ट करते गए, बनाते गए। और ये जो जगह है ये पूरा कीचड़ वाला जगह था, तो ये इसको फिर फिलिंग करने में जब बारिश रुका तब किए, तो ऐसा समय लगा इसको करने में। और यही चुनौतियां थी। और दूसरी जो चुनौती है आज के समय में, कुशल कारीगर का नहीं मिलना। वो इसलिए भी है कि इतने आवास प्रधानमंत्री ने स्वीकृत कर दिए हैं कि बनाने वालों की कमी हो गई है। जो वो बोलते हैं ना एक राजमिस्त्री, तो राजमिस्त्री लोगों की कमी हो गई है, शटरिंग की कमी हो गई है। तो ये उसके चलते ना हुआ, हमको बहुत सारी तकलीफें हुई इस काम को करने में। लेकिन धीरे धीरे हमारा उद्देश्य था कि हम इसको पूरा करेंगे और उस दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। वाह। तो मसान डबरा में अभी हम लोग हैं। ये गांव जो है वो इतिहास गढ़ने वाला है, ये जो गांव है वो संस्कार गढ़ने वाला है, ये जो गांव है वो एक विश्वास गढ़ने वाला है, ये जो गांव है ये होगा भारत का असली विकसित गांव, और उसको बनाने का बेड़ा अरुण सारवा जी ने लिया है। तो ये है सर इनका पुराना जी घर। ये देखिए, ये पुराना टीम से कहना चाहूंगा कि ये देखिए मसान डबरा का ये घर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कमार जनजाति का असली घर है। और जब अरुण सारवा जी यहाँ पे आए तो उन्होंने इस घर को देखा और फिर इनके लिए ये सोचा कि इनके लिए एक सोसाइटी बनाई जाए। और ये देखिए, ये हमारे, कैसे हैं आप दादा? सब बढ़िया। तो वहाँ नए घर में शिफ्ट हो गए आप? हो गया नए शिफ्टिंग में घर। तो कैसा लगा आपको नया घर जो है आपका? मैं नंबर तो नहीं है। अच्छा, चलिए मिलते हैं और दीदी लोगों से। कैसा लग रहा है दीदी नए घर में शिफ्ट होके? कैसे लगा थे? बने। अच्छा, तो ते बता कैसे लगा थे? इधर मुड़ जाए इधर। हाँ, कैसा लग रहा है नया घर में शिफ्ट होके? बने लागी से। हाँ, मजा आ रहा है? हाँ। और क्या आपका जीवन बदल गया उस घर में आके? हाँ, बने हुई सी। चलिए कोई नहीं। ये जो जनजाति है ये अपने कम्युनिकेशन के लिए जानी नहीं जाती है, क्योंकि इनकी अपनी भाषा है। ये हम जैसे शहरी लोगों से बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकती। लेकिन आप इस घर को देखिए। अरुण सर प्लीज आइए ना। मतलब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे डिस्क्राइब करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा सारी चीजें। ये जैसे ये जो पूरा आप ये जो देख रहे हैं, ये जो जगह है, ये पूरा ये जो आप घर देख रहे हो, पूरे जो घर है ऐसे ही कच्चे आवास थे, खपरेल के आवास थे। एक नंबर जी। बहुत प्यार करते हैं लोग यहाँ पे आपको। हाँ? सब ऐसे ही लोग हैं। मतलब इनके मन में ना कोई भी छल कपट कुछ ऐसा रहता नहीं है। हाँ। जो भी है एकदम नेचुरल, जैसे आपके अंदर है। हाँ, नहीं मैं आप भी बिल्कुल नेचुरल है। और इन लोगों का जो रहन सहन है, खान, मतलब भविष्य की चिंता इन लोगों के अंदर में रहती ही नहीं है। और ना भूतकाल की चिंता, भूतकाल वर्तमान में जी रहे हैं। आज कमाना, आज खाना। हाँ, बस कल की कोई चिंता नहीं। और ये राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र जी। तो मैं आप लोगों को संवेग के माध्यम से पहली बार ये बताना चाहता हूँ कि ये कमार जनजाति के लोग राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं। और इन दत्तक पुत्रों को संवारने का काम हमारे अरुण सारवा जी ने ठाना है और ये करके भी दिखाया है। ये कोई ऐसी योजना नहीं है जिसकी सिर्फ बातें होती हैं या जो सिर्फ अखबारों में छपता है या जिसके सिर्फ रील्स बनते हैं। आप जो देख रहे हैं ये वास्तविक भारत आप देख रहे हैं। भारत के अंदर इस तरह का कार्य चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि देश भर में लोगों को यहाँ आकर के सीखना चाहिए, देखना चाहिए। चलिए सर आगे। जी। तो ये घर को जब आप देखे सर तो कैसे, मतलब आपको अब पहला क्लिक कैसे किया कि मुझे ये करना है? वो तो आपने बताया कि आप गए थे वहां पे और सब कार्यक्रम हुआ, फिर जब आप यहाँ आए, यहाँ आने के बाद इन सब घरों को देखा, फिर क्या महसूस किए, क्या लगा? अब इन घरों को देखने के बाद में और जो हमारी जो योजना है, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, कहीं ना कहीं एक बेहतर विकास की जो सोच है, एक बेहतर भारत के निर्माण की जो सोच है, तो मुझे लगा कि हम जब तक इनको नहीं बदलेंगे
तब तक हम उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मतलब आत्मनिर्भर जी जी, आपकी व्याख्या है। आत्मनिर्भर भारत की जो बात है, या फिर एक बेहतर भारत की जो बात है, जहाँ लोगों के जो आवास है, आवास आप देखिए, ये जो कच्चा मकान ये है, घर, ये यानी घर- ये घर आप देखिए, तो इन घरों में इन लोग रहते थे, है ना। इन घरों में ऐसे ही सबका घर हुआ करता था, इन घरों में रहते थे। और मैं जब आया पहली बार और देखा कि अरे यार, आज भी हमारे जो लोग हैं वो पिछड़े हुए लोग हैं, ये हाँ, और ऐसे घरों में रहते हैं जहां बरसात के दिनों में, हम जब आए थे वो बारिश का दिन था, और बारिश के दिन में जब हम देखे कि घर के अंदर में खपरेल से पानी जो है टपक रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने को लगा कि इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। ये घर में ये रहते जी थे। जी, ये जरा मैं चाहता हूँ कि इस घर को पास से दिखाया जाए कि देखिए, देखिए जीवन जो है वो कैसे बदल दिया इन्होंने। ये घर मैं चाहता हूँ आप आप अंदर देखिए, से दिखाइए कि ये ये आइए। घर है जहाँ पे ये राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र रहा करते थे। ये देखिएगा सर, गिर ना जाए, दीवार ही ना गिर जाए। सर आप बाहर ही आ जाइए, अरुण सर हाँ, आप बाहर ही आ जाइए। दादा आप भी बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। इस घर में आप लोग रहते थे, और इस घर देवी देवता के रहे हमारा अपन मकान हारे बा। हाँ वो बुला रहे हैं आपको वहाँ पे। हे रामदार इधर रहता है। नहीं तो तो ये घर है जो आप देख रहे हैं, और इस घर में एक इंसान रहा करता था। हाँ, राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र सर जी जी ऐसे घर में रहता था, जी। और आपने आज उनके लिए एक पूरा का पूरा महल बना दिया उनके लिए तो जीवन में। और इन घरों के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा। हाँ। ये जैसे देखिए, ये घर है, ये एक समय में इस घर को भी सरकारी योजना के अंतर्गत बनाया गया है। अच्छा, ये आपको मालूम, सरकार ने बनाया है? हाँ, ये सरकारी योजना के अंतर्गत ये घर, कौन सी सरकार? ये जैसे पहले एक इंदिरा आवास करके जो होता था, इंदिरा आवास करके जो होता था, तो उस समय में इस प्रकार से ये घर कुछ भी बना दिया गया है। तो आप देख सकते हो कैसे एक आवास के नाम पे खाना पूर्ति उस समय हुआ करता था। तो ये सब चीज देखा, और ऐसे लगभग पूरे जितने भी यहाँ के लोग हैं सभी के घर आवास ऐसे थे। तो लगा कि इसको परिवर्तन करना पड़ेगा, और ये जो है ये 2047 का घर नहीं हो सकता। 2047 का ये ऐसा हमको गांव नहीं चाहिए। 2047 में हमको ऐसा गांव या ऐसा घर नहीं चाहिए। हमको इसको परिवर्तित करना है, इसको बदलना है। 2047 का विजन हाँ, आपने तो तय कर नहीं, लिया। 2047 में हमारे गांव, मतलब देश के सभी गांव हाँ, जो है ऐसे नहीं होने चाहिए। हाँ, वो कैसे होने चाहिए, उसके अनुसार से हमने इसको सोचा, और उसके अनुसार से इसको बनाना प्रारंभ किया। जैसे कि एक होता है कि ये पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, इनको सालों से ऐसी घर में रहने की आदत है। आपने इनको अचानक से टाइल्स लगा हुआ मॉड्यूलर किचन वाला, या एक अच्छा एक मतलब सीमेंट का एक बहुत सुंदर सिस्टमेटिक, जहाँ पे ये जंगली जानवर, सांप, कीड़े मकोड़ों से भी बचेंगे, बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे, लेकिन क्या ये वहाँ पे एडजस्ट हो पाएंगे? ये सवाल क्योंकि बार बार आएगा। तो अभी इसमें आप कितने सफल हुए हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, होता क्या है, देखो, परिवर्तन को एकाएक कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करता जी, धीरे धीरे आती है परिवर्तन। जी, आज जिस परिस्थिति में हम इनको देख रहे हैं, उस परिस्थिति में हो सकता है हमारे पूर्वज भी 100, 150, 200 साल वर्ष पूर्व ऐसे रहे होंगे। तो धीरे धीरे उनके जीवन में भी परिवर्तन आया, अवेयरनेस आई, और उन्होंने परिवर्तन को स्वीकारा, और धीरे धीरे हम जो है आधुनिकता को अपनाते गए। तो वैसे ही इन लोगों के अंदर में भी ऐसी भावना आएगी, और लोग जैसे अब जब एक बहुत बड़ा कहना चाहिए चुनौती था जब हम इस कार्य को प्रारंभ किए, उस समय ये था कि इन लोग ये क्या बनेगा, कैसे बनेगा, हमको नहीं चाहिए ऐसा। तो इस तरह की इनकी मानसिकता थी। इन लोगों को ऐसे ही कि मतलब ऐसे ही टूटे फूटे मकान में रहने का एक आदत है, और फिर जैसे फर्श जो गीली है ना, मिट्टी है, दलदल है, कीचड़ है, ऐसे जगहों में रहने की एक आदत थी। वहां से इन लोग आगे, मतलब उनकी सोच ही नहीं थी। इनके आने वाली पीढ़ी अब ये वैसा सोचते ही नहीं थे कि हम एक अच्छे मकान में जाएंगे ऐसा करके। तो जब शुरुआत किए तो बड़ी चुनौती थी, और लोगों को हम इकट्ठा करके उनको बताया कि इसको हम लोग ऐसा बनाएंगे, एक कॉलोनी के रूप में बनाएंगे। और जैसे बात कॉलोनी की हो रही थी, तो कॉलोनी में हमारा जो एक सोच था, सर्वप्रथम ये आया कि हम तो 2 BHK का घर बनाएंगे, जिसमें सारी सुविधाएं होंगी, लेट बात सारी चीजें आधुनिक जो तरीके से होती है वो सब चीज होगी।
उसके बाद फिर हमने सोचा कि भाई जब कॉलोनी बना रहे हैं तो ये पूरा कवर्ड हो, जैसे शहरों में होती अब है। जैसे कॉलोनी की बात चल रही है जी। तो अब हम कॉलोनी की तरफ भी चलते हैं। जी। और अब वो सब लोग खाना भी खा चुके होंगे तो हम उनके घर भी चलते हैं। और आप एक एक चीज हमें बताते चलिए सर, हाँ क्या जो था आप अभी बता रहे थे। हाँ। अब ये जैसे हमारे जो विचार में जो था, जिसको हम लोग अभी साकार कर रहे हैं, तो ये जैसे देखिए ये जो मकान जो बन रहे हैं, ये क्या है, ये सामुदायिक भवन बना रही है आप लोगों ने? ये एक बार एक्चुअल मैं में चाहूंगा एक्चुअल में कैमरा टीम ये को- सामुदायिक भवन नहीं है। ये क्या है? ये मैं आपको बता दूं, ये जैसे एक रंगमंच? नहीं रंगमंच भी नहीं है ये। हाँ। ये जो है ये कॉलोनी बन रही है। हाँ। तो कॉलोनी कंप्लीट तब होगा जब वहाँ उनकी दैनिक उपयोग की उपभोग की वस्तुएं जो है उनको अपने कॉलोनी में ही मिले। तो उसके लिए हम इसको एक कहना चाहिए एक जो दुकान होता है, हाँ हाँ, राशन की दुकान। राशन की दुकान और फिर सारी जो वस्तुएं जो उनको प्राप्त होता है, तो इसको एक दुकान बना रहे हैं। यहाँ शटर लगेगा और पूरे रैक्स वगैरह लगेंगे और उनको दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं हैं, दाल चावल और फिर मसाले या फिर बिस्किट, ये तमाम प्रकार की चीजें जो है उनको यही एक दुकानदार के माध्यम से कमाने के बाद ये जो हाँ ये इकट्ठा करेंगे। हाँ, तो और ये दुकान को संचालित भी इन्हीं लोगों के द्वारा किया जाना है। अच्छा, ये दुकान भी इन्हीं लोग ही संचालित करेंगे। यहीं का एक व्यक्ति व्यापारी बनेगा और व्यापार करेगा यहाँ। वाह, मतलब इनके हाथों आपने रोजगार भी दे दिया। लो भाई, जी ये है आत्मनिर्भर भारत। जी मतलब अगर आपको भारत देश, अखंड भारत देश को आत्मनिर्भर वो देश कैसा हो सकता है वो मॉडल देखना है तो आप यहां आ सकते हैं। आपको पता है ना, भारत को माँ कहा जाता है। ये जो हमारा देश है ये मातृ प्रधान देश है। मातृशक्ति की पूजा होती है। क्यों कहा जाता है आपको पता है? क्योंकि अरुण सारवा जी की धर्मपत्नी जी यहाँ पर मौजूद हैं और मैं उनसे बात करूंगा कि उन्होंने इस घर को, बहुत बहुत स्वागत है मैम सबसे पहले तो आपका। मैं आपसे बहुत बात करना चाह रहा था क्योंकि जब मैं आप लोगों के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि जितना योगदान सर का है उतना ही योगदान आपका भी है और उतना ही योगदान इनका भी है। तो आपका क्या क्या योगदान रहा सर ने? क्योंकि घर का 2 करोड़ रुपया लगा दिया और आप तो घर की लक्ष्मी है, तो आप तो हिसाब किताब मांगती होंगी, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, या पूरा सपोर्ट था आपका? कैसा था? शुरू में तो एग्री नहीं थी, हाँ। बट बाद में जब इनका पूरा प्लान पता चला ऐसा करना है करके, हाँ। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग भी इस पे शामिल हुए और इनका पूरा साथ देने लगे। क्या क्या चीजें आप देखती थी इस कॉलोनी में? कौन कौन सी नहीं, चीजें? ये जैसे शुरू से ही ये उस समय डेवलप नहीं हुआ था। ये लोग जैसे रहते थे उस स्थिति में भी मेरे को ये कॉलोनी ला के दिखलाए हैं उस समय। अच्छा। तो शुरू से ही ये जैसे था और अभी जैसे है, शुरू से पूरा लास्ट तक का स्टेप हमको कैसा है क्या है ये पूरा पता है। बीच बीच में टाइल्स वगैरह जैसे लगाते थे इन लोग, कुछ काम वर्क होता था उसमें भी हम लोग देखने के लिए आते तो टाइल्स वगैरह डिजाइनिंग का काम आप देखती थी कि ये लगना नहीं, चाहिए? देखती तो नहीं थी। हाँ। देखने के लिए यहाँ वर्कर इन लोग रखे हैं। हाँ। मुंशी नहीं, सुंदरता उसका चयन करने का प्रोसेस जो था उसमें वो साथ में ही आप लोगों साथ को- में होता था जी। टाइल्स का जो एक वो आता है ना, लिपलेट वगैरह आता हाँ है, हाँ हाँ। तो हम उसको मंगाए, उसको देख है ना, के और उसको देख के रायपुर जैसे जाते रहे हैं तो वहाँ भी एक दो चीजें बार मिल गए गई। थे कि हमको क्या इस प्रकार लेना के है? टाइल्स लगाना हाँ। है ऐसे करके। हाँ हाँ हाँ। तो चाहे घर की टाइल्स के सिलेक्शन में हो या यहाँ की टाइल्स के सिलेक्शन में हो, हाँ। बरोबर इनका और इनका भी साथ रहा। साथ मिला और है। एक आप जो कह रही थी अंदर जो गार्डन है, मंदिर है, वो क्या क्या चीजें और हैं? यहाँ भी पूरा गार्डन बनना है, प्लस उसमें पूरा घास वगैरह रहेगा। हाँ। मंदिर रहेगा, इन लोगों के लिए मनोरंजन के लिए मंच वगैरह भी यहाँ पर बनना बच्चों के लिए है। झूले उले भी वो रहेंगे? सब रहेगा। मतलब कंप्लीट जैसे जी। शहर में एक सोसाइटी होती है, जी। वही सोसाइटी इस मसान डबरा में, इस धमतरी जी। जिले में भी बन रही है। ये जैसे इनका ये जो घर है, हाँ। तो घर के सामने एक आंगन होगा। हाँ। ये सबका individual आपको अलग- माइक देना पड़ेगा सर। सबका घर जो है ना अलग अलग तरीके से सबका घेरा करवाएंगे। और प्लस कॉलोनी का भी पूरा घेरा रहेगा चारों तरफ से, और ये गार्डन का भी अलग से पूरा घेरा रहेगा। तो कैसा लगा, अब आपको कैसा लग रहा है कि ये विजन आपने जो देखा था वो तैयार हो रहा है, घर बन गए हैं, वो महिलाएं, वो पुरुष, वो बच्चे अपने घर में चले गए हैं, कैसा लगता है देख के? नहीं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और प्लस चूल्हे का सजेशन इनको मैं ही वो कराई थी। अच्छा, कि एक चूल्हा भी रहना चाहिए। हाँ, अब इतना अच्छा मकान बना के दे रहे हैं, वहाँ इन लोग चूल्हा जलाएंगे, पूरा काला काला होगा। हाँ। तो उनके लिए एक चूल्हा
अलग से हाँ, वो देसी घर एक अलग। उनका किचन, जी। ये आइडिया आपका है? जी वाह, तो आपको तो प्राउड फील होता होगा कि आपके जो हस्बैंड हैं उनका ये विजन है, आप उसमें शामिल हैं, आपका बच्चा उसमें शामिल है, आप लोगों ने मिलके ये बस्ती बनाई अब है। इतना बड़ा काम हो रहा है तो प्राउड तो फील होगा ही। हाँ, तो और क्या क्या इनके प्रोजेक्ट है ऐसे? आगे का प्रोजेक्ट इतना ज्यादा मेरे आपने जानकारी नहीं जानकारी दी है। जी। मैं माइक दे दीजिए, एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं, फिर आप लोगों से एक बार बैठ के मैं बात करूंगा अलग से। अभी मेरे साथ है आर्यन। आर्यन जो है वो अरुण सर और हमारी मैम के सुपुत्र हैं। ये अभी 5वीं क्लास में पढ़ते हैं और आप हैरान हो जाएंगे ये देखकर कि भारतीय संस्कृति, एक परिवार जब अपने बच्चे को शिक्षित करता है तो किस तरह वो बच्चा शिक्षित होता है। बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका। आपका भी। हाँ, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे पापा यहाँ को देख के? पे जैसे जब मैं यहाँ मतलब मेरे को नहीं पता था कि इस टाइप का डेवलप्ड कॉलोनी बन रहे, उस टाइम पर मैं हॉस्टल में था। अच्छा, कौन से हॉस्टल में कहाँ रहते थे? मैं ब्रह्म विद्या ग्लोबल स्कूल रायपुर में हॉस्टल है, वहाँ मैं रहता था। फिर जब मेरे को यहाँ का पता चला तो फिर जैसे इंटीरियर होते हैं तो पापा एक बार ऐसे बना रहे थे, मैं पूछा क्या बना रहे हो, फिर बताया कि यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर मेरे को पता चला, फिर मैंने भी मतलब उसमें अपना हाथ बटाया कि इस टाइप से नहीं, ऐसे बनाओ, इसमें एक गार्डन भी ऐसा बनवाओ, और ऐसे सब चीज़ों को बताया। और एक डेवलप्ड अच्छा सा कॉलोनी तो उनके माइंड में था ही, और मेरे को बस मतलब पता था कि बना रहे हैं, मेरे को पता था कि ऐसा तो बनवाएंगे ही, क्योंकि एक दो काम और हुए हैं ऐसा। तो अब यहाँ पे को भी अच्छे से बना रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ भी एकदम डेवलप्ड कॉलोनी बन जाएगा। और बस इतना है कि इन लोग ढंग से रहें। अब ऐसा नहीं है कि पूरा यहीं पे तंबाकू वम्बाकू, तो यहाँ पे एक आध आदमी को भी समझाने के लिए भेजेंगे कि यहाँ अच्छे से ऐसे रहना है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे सोना है। अब कुछ लोग क्या है, यहाँ पे बोरिया बिस्तर बांध के सो जाएंगे, हमको यहाँ नहीं रहना कहीं। मतलब आप व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं। हाँ। आप परमानेंट रखना चाह रहे हैं। तो आप ही परमानेंट यहाँ पे रह जाओ ना इनके साथ कुछ दिन, अरे छुट्टी तो- छुट्टी में आ जाया करो। छुट्टी में तो हर बार आना होता है, हाँ। लेकिन मतलब अब हर समय तो यहाँ रह नहीं सकता, पढ़ाई भी करना होता है। तो आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? बड़े होके जो बनना होगा वो बनेंगे। पापा अभी जैसा बनना चाहते हैं ऐसा कोई दिमाग में? पापा जैसा काम करना चाहते हैं ऐसा कुछ दिमाग हाँ में? वैसे ही है, लेकिन एक नेता बन के नहीं, एक अच्छा आदमी बन के। अच्छा आदमी बन के। देखिए ये इसकी कितनी अच्छी सोच है कि ये चाहता है कि समाज बेहतर हो, लोग शिक्षित हों, सब परिवार मिलजुल कर अपने घर में एक अच्छी जिंदगी जिए। इस छोटे से बच्चे का ये सपना इनके माता पिता की वजह से इसके अंदर में आ पाया है। तो मैं आपको ये इसलिए इनसे बात करा रहा हूँ कि आप लोग अपने घर में बैठे होंगे, यूट्यूब में मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं से आपके अंदर का भी जो अच्छापन है ना वो निकल करके आएगा। देखिए एक सौभाग्य होता है, यहाँ पे मेरे सामने 3 पीढ़ी मौजूद है। स्वयं अरुण सारवत सर मौजूद हैं, उनके पुत्र मौजूद हैं, और मेरे सौभाग्य में उनके पिता से भी मिलना था। तो ये तीनों पीढ़ी अपने द्वारा बनाई गई सोसाइटी में आज मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है अंकल आपका। थैंक यू, धन्यवाद। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको तो आपके बेटे पे इतना गर्व महसूस होता होगा। कैसा महसूस होता है थोड़ा बताइए ना। नहीं बहुत ज्यादा महसूस। जैसे मेरे तो मम्मी पापा मेरे को या मेरे परिवार वाले सोचते थे कि ये तो ऐसे ही लड़का है, क्या करेगा। नहीं, ये जो है पहले से ही कहना चाहिए कि एक बचपना से ही ये सब कहना चाहिए कि वो किसी को सहयोग देने का इनका बचपना से ही ये है। दानी व्यक्ति है शुरू से। अपने साथ में मतलब अपने यार दोस्तों को भी शुरू से पढ़ने लिखने में भी बहुत से सहयोग दिए। और दूसरा चीज ये है, हमने आज तक कि इसको जो भी अपना काम में भी आया तो हमने कहीं भी इसको रोका टोका नहीं। हाँ, बस इतना ही कहता रहा कि बेटा संभल करके चलना दुनिया में बस, और कहना चाहिए कि गलत रास्ते का वो नहीं करना। और इन्होंने जब अपना रास्ता पकड़ा तो हमने आज तक कि उसको पूछा भी नहीं ना, कुछ बोला भी नहीं। हाँ, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। मेरे को कई लोग बोले भी कि यार आपके लड़का अरुण जो है ये कर रहा है वो कर रहा है, आपको मालूम होगा। मैंने कहा मैं कोई मालूम नहीं, मैं उसको किसी भी प्रकार से कहना चाहिए कि उसको मैं नहीं बोलता।
हाँ, वो क्या कर रहा है, आपको क्या कोई आपत्ति नहीं कि नहीं, घर नहीं, का पैसा कोई- ये कोई- सामाजिक कोई- काम में कोई- लगा कोई- दे? वो अपनी तो मेहनत हम का तो- पैसा। हाँ, अपना मेहनत का पैसा रहा हो। हम तो शुरू से ही कहना चाहिए कि हमारे जो 4 पीढ़ी और पीछे हाँ। अगर लेते हैं ना, तो समाज से जुड़े हुए हैं। समाज का कहना चाहिए कि उत्थान के लिए ही सोचते थे। हाँ, आज तक के। हाँ, और आज भी हम वही सोचे हैं। नहीं तो पूछ लीजिए, सामने में है। आज तक के मैंने इसको कुछ भी नहीं बोला हूँ। एक जो फ्रीडम जो जी, मिलना चाहिए, जी। मतलब किसी भी व्यक्ति को काम करने के जी लिए, जी। वो मुझे मतलब बचपन से ही प्राप्त हुआ है। हाँ, हाँ, है ना, जो भी मैं करना चाहा, हाँ। है ना। और एक ऐसा फ्रीडम था कि हम जो चाहते थे उसको करते थे। कभी पेरेंट्स की उसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं होती थी, कभी भी किसी चीज़ के लिए रोकते नहीं थे। तो हमें भी लगता था कि जब हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर इतना विश्वास करते हैं तो हमको उनके विश्वास के अनुरूप काम करना है। कभी भी उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि हमने उनको फ्रीडम दिया तो कहीं ना कहीं गलत दिशा में गए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ये बातें रहती थी कि उन्होंने, हमारे पेरेंट्स ने हमको फ्रीडम दिया है तो हम अच्छा ही करेंगे। जी। जब हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो आइए, हम कभी विश्वास को तोड़ेंगे नहीं। जी, वाह। तो सर, आपको अभी आप देखते हैं कि अरुण सर के पास में इन्होंने स्विमिंग पूल बना के रखा है, इतना सुंदर घर बना के रखा है, इतना अच्छा मैनेजमेंट है, इतना सुंदर ऑफिस है, किसान हैं ये इतने अच्छे। आप भी किसान थे, हाँ, इन्होंने हाँ। मुझे बताया आप भी किसानी करते थे। तो मतलब मैं तो मतलब मेरा बच्चा अगर ऐसा कर ले तो मैं तो लगेगा कि जीवन सफल हो गया मेरा। नहीं तो वही तो है तो ना। आपको ये हाँ, वही महसूस होता होगा ना? है, हमारा जीवन सफल हो गया। हाँ। और हम ये भी सोचते हैं कि अब हमने जो, हमको जो जिम्मेदारी करना था, निभाना था, हमने पूरा निभा दिया है। आगे ऊपर वाले की भरोसा, बस यही हमारा है। तो आज आप देख रहे हैं भारतीय परिवार, भारतीय संस्कृति का अनुसरण करते हुए आज मेरा धन्य हो गया मैं इस सीन को देखते कि पिता, पुत्र, पोता, मैम सब लोग साथ में हैं और हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो इस भारत देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सामाजिक, सांस्कृतिक जो सभ्यता है, जो रहन सहन है, जो एक मानव का एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है, वो सब कुछ आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अरुण जी से थोड़ा और मुझे बातें करनी है, मुझे मैम से भी बहुत सारे सवाल पूछने हैं और मैं नहीं चाहता कि आपको मैं चलाऊं इतना। नहीं, चलो न, चलते हैं, आए हैं कम से Thank you. कम। देखिए कितना मजा आता है ना जब सारा परिवार एक साथ मिल करके किसी एक सपने को देखता है। तो अरुण सारवा जी से हमने तो बात की ही लंबी, हमने पिताजी से भी बहुत सारी बातें की, अभी हमने इनसे भी बातें की, अभी इनसे और बातें करेंगे। और अभी हमारा सौभाग्य देखिए कि माताजी भी हमारे बीच में मौजूद हैं और माताजी से हम ये बात करेंगे कि कैसा लग रहा है आपके बेटे ने, अच्छा लग रहा है उन्होंने इतना बड़ा सपना पूरा कर दिया। कुछ बताना चाहेंगी उनके बारे में? कैसे वो लगे रहते हैं, कितने जुनूनी है वो? बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ। हाँ। कुछ बताइए ना उनके बारे में, कैसे मेहनत करते हैं, क्या रूटीन रहता है, खाना वाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं, कुछ बताइए। खाते हैं। हाँ। सवेरे से उठकर बहुत काम करते हैं। हाँ। और इसके पहले भी बहुत काम किया है। हाँ। हाँ। किसान जब पूरा खेती हाँ, किसानी का काम किसानी शुरू किया। करता था तो स्वयं अपने काम अपने हाथ से काम करता था। हाँ। हाँ। मतलब इन्होंने गड्ढा खोदने से लेके हाँ। क्या क्या बताइए, तो बताइए ना आप पूरा। गड्ढा खोदता था, दवाई छींटता था। हाँ। स्पेयर में। हाँ। और बहुत से काम करता था। गरु और हाँ। चराने जाते थे क्या? हाँ हाँ। गाय चराने भी? नहीं, गाय चराने नहीं जाता हाँ। था, लेकिन गाय था घर में। हाँ। उसका गोबर हर रोज फेंकता था। हर रोज गोबर भी फेंकते थे। हाँ। गड्ढा खोदा, खेती किसानी का सारा हाँ, काम हाँ, किया, पूरा काम किया। तब जाके आज हाँ, इतने आज इतना बड़ा हुआ यहाँ है। पर हाँ। पहुँचे हैं। मतलब हाँ। गौ माता का भी आशीर्वाद है, आप लोगों का तो है ही पूरा आशीर्वाद। गौ माता का ही आशीर्वाद है। अच्छा। हाँ। 6 साल तक कंटिन्यू सवेरे से 4 बजे उठ करके उसका सेवा करता था। गोबर कचरा पूरा फेंकता था। बहुत दूर में रहता था ये घुरुआ, उसमें ऐसे सिर में उठा करके फेंकता था। हाँ। और घर में काम करने वाली नहीं रहा ना, तो पानी वानी भी भरे। पानी भी भरते? हाँ, पानी भरे। अब हमन मान लो नहीं रहन ना, तो खाना वाना सब बनाए। अच्छा, खाना भी बनाते थे? हाँ। पूरा इसे सब काम सीखे। आज देखिए ना आप लोगों के सामने में वो अभी भी कैसे छोटे से बच्चे के जैसा मुस्कुरा रहे हैं। मतलब माँ बाप साथ में खड़े हों आपके काम में, हाँ। इससे बड़ी बात और क्या होगी। हाँ। और इनकी बदमाशियाँ, कुछ बदमाश थे? नहीं नहीं, बदमाशी कुछ नहीं करती थी।
अच्छा, हाँ अच्छे बच्चे थे, हाँ अच्छे बच्चे। संस्कार, पूजा हाँ। पाठ भी करते थे। हाँ पूजा पाठ भी करते हैं। वाह सर, तो देखिए सच में मतलब माँ लोग सही तारीफ कर रहे हैं कुछ। जैसे शुरू का जो समय था, जब हम गांव में रहते थे, तो घर में जैसे गाय है, बैल है, बहुत सारा हुआ करता था। और जो काम करने वाले जो लोग हैं, वो केवल खेतों में ही मेरे सहयोग करते थे। तो घर का जो काम है, अब ये था कि उसको कौन करेगा, तो उसको फिर मैं ही करता था। और बहुत दिनों तक घर में गोबर कचरा काम मैं खुद किया। और व्यस्तता जब बढ़ी तब मैं उसको छोड़ा, नहीं तो ऐसे मुझे आज भी अगर समय रहे तो आप घर में खाना बनाना चाहेंगे? खाना तो मैं आज भी बना लेता हूँ, कभी कभी अच्छा। बड़े शौक से बना लेता हूँ। अरे वाह। मैं बना लेता हूँ खाना। कहीं घूमने जाते थे ना जी। तो खाना बनाकर रखते थे। अच्छा, एक सेकेंड फिर से बताइए। जब आप लोग घूमने जाते थे हाँ। कहीं बाहर, हाँ। तो वहाँ के आवत ले वो खाना बना डाली रहा है। अच्छा, मतलब जैसे कहा जाता है ना कि खाना बनाना, किचन देखना महिलाओं का हाँ, कार्य सब है, काम। लेकिन इनके अंदर एक स्त्री भी छुपी है, इनके अंदर पुरुष भी छुपा है। हाँ। सर्वगुण संपन्न पुत्र है हाँ आपके। हाँ संपन्न पुत्र है। हाँ, वो तो पहली काम ला देखते न साहब, हाँ। तो चकित रही जाते, अतका काम करे है। और ओकर में कोई काम करत रहे ना, तो ओकर में पूरा नॉलेज भी रहा है कि ये ऐसे करना है, ऐसे टाइप की। अच्छा। हाँ हाँ एजुकेटेड भी थे, हाँ। अवेयर भी थे, हाँ बहुत सारी खूबियाँ। हाँ। बेटा, अपने पापा की इतनी तारीफ सुन के कैसा लगता है? मैं तो बहुत सुना उनके बारे में, हाँ। आज भी सुनता हूँ जब तो भी। सिर्फ सुनते हो कि आपको अपनाना भी है ये सारी चीजें? ये सब तो अपनाना भी है आप अभी। घर में झाड़ू पोछा करते हैं कि नहीं? हाँ किया हूँ, करते ज्यादा हैं? नहीं किया गोबर हूँ। वोबर फेंकना पसंद है आपको भी? वो तो आज तक नहीं किया। अरे यार, एक बार लेकिन गोबर फेंकना आप भी। पापा जैसा जिंदगी जीना, अगर बड़ा बनना है तो देख लो कैसे छोटे से बड़ा बना जाता है हाँ। ना? वाह। तो अभी हम अरुण सारवा जी के पूरी फैमिली के साथ भी हैं, इसी जगह पर है, ये ऐतिहासिक जगह मसान डबरा। और अब हम चलते हैं यहाँ से आगे, और भी बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे ये जो हमारे छत्तीसगढ़ के इतने महान शख्सियत मौजूद हैं, उनके बारे में यहाँ के लोग और क्या क्या कहते हैं। हमारे यहाँ टूटे फूटे घर इस तेला अरुण सारवा भैया बहुत अच्छा से बनाए है। वो जो अभी हमारे गांव में गार्डन वार्डन भी बनी, सीसी रोड बनी। वो हमार जंगल झाड़ी जात रहे हैं तो मायला घलुक तो बहुत कुछ हमारे गांव हाँ सुधर गए है। वो कुछ काम घलुक मिल थे, रोजगार। पहली हमन तो येती तेती भटकत रहे हैं, घर टूटे फूटे रही, सब बिच्छू, हमार परिवार यहाँ सुते के जगह भी नहीं रही। तो अभी अच्छा से घर बने हैं, स्कूल है, अब लड़का मन आगू के ऐसे अनपढ़ नहीं रही, पढ़े थे लिखे थे। और माता राम मन घलुक बने रहते। अब पहले के जीवन एकदम बेकार ही से, अभी बढ़िया है, बढ़िया करते अरुण सारवा। पानी टंकी देते, बढ़िया करते। पानी के बहुत कमी है हमारे गाँव में। बढ़िया हमारे घर मन में टाइल्स वाइस लगे है, और बाथरूम लेटरिन सब बनत है। हमने एक आजीविका के लिए भी एक कार्यक्रम सोच के रखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए कि चलते हैं हम सर। आजीविका के लिए क्या कर रहे हैं उनके लिए। तो सर, जो आप बोल रहे थे, जो देसी किचन का भी आपने व्यवस्था किया है, जी जी। इसके बारे में जरा बताइए कि मॉड्यूलर किचन से लेके देसी किचन तक सब कुछ आपने व्यवस्थित कर दिया इनके लिए। ये इसलिए बनाना पड़ा, हाँ। एक्चुअल में मेरी मिसेस की एक वो थी कि हम इनके लिए मॉड्यूलर किचन तो बना रहे हैं, और इस कॉलोनी में आप देखोगे कोई भी जो है जो गैस चूल्हा है उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो मॉड्यूलर किचन में अगर उन लोग चूल्हा जलाएंगे, लकड़ी जलाएंगे, तो धुआं धुआं हो जाएगा। और थोड़ा सा इनको चूल्हे से या फिर लकड़ी के किचन से गैस चूल्हे तक ले जाने में समय लगेगा। तो इस दरमियान फिर हम क्या करें, तो हम उनका एक सुझाव आया कि हम एक ऐसा छोटा सा देसी किचन बना देते हैं, बढ़िया गोबर से लिपा हुआ। जी, जिसमें वो जो मिट्टी के जो चूल्हे हैं और उनके जो लकड़ी जलाने का जो वो काम है, वो सब चीज हो जाए। और ये देखिए कितना एक मॉडर्न भी है, धुआं जाने के लिए पूरा स्पेस है जी, ना। नीचे चूल्हा जलाओ, पानी गिर रहा है उससे भी बच जाएंगे।
मतलब ये सर, ये जो आइडियोलॉजी है, मुझे ऐसा लगता कि ये देश में, अच्छा यहाँ एक चूल्हा रन भी है, आइए यहाँ पे एक चूल्हा जल भी रहा है। मैम ने ये चीज सोची थी और सर ने उस चीज को अमल भी कर दिया। बेटा आप जरा अंदर आओ ना, क्या बना रहे हो? आओ आओ, आप ही का किचन है। एक बार मैं चाहता हूँ आप अंदर जाएं और अंदर जाके दिखाएं कि बदलाव कैसे होता है। चूल्हे से इनको शुरुआत करके और फिर चूल्हे के बाद मॉडर्न किचन तक इनको ले जाने का जो सपना सारवा सर ने देखा है, वो ये कैसे पूरा करेंगे। ये देखिए बढ़िया कमार जनजाति के ये इंसान है, व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है सर, आपने जो इन लोगों को चुना। मुझे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये लगता है कि आप काम भी उनके लिए कर रहे हैं जिनको अपना घर चाहिए ही नहीं। मतलब ये जो लोग हैं, ये जो ट्राइब है, इतने साल से टूटे फूटे घर में रह रहे हैं, इनको खाने के बारे में, इनको व्यवस्था के बारे में नहीं पता। ये उस घर में शिफ्ट भी हो रहे हैं, आधे नहीं हो रहे, आप उनको लगातार मोटिवेट कर रहे हैं। और वो जो है एकदम जंगल के किस्म के लोग हैं, उनको आप इतना सुंदर घर दे रहे हैं। फिर आप ये भी बता रहे हैं कि ये अभी जो मैं इनको घर दे रहा हूँ, ये इनके आने वाली पीढ़ी के लिए बना के दे रहा हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए, ये क्या बना है सर? ये जो है इनका टॉयलेट और बाथरूम बनने वाला है। ये तो एक इंडियन टॉयलेट और एक वेस्टर्न टॉयलेट, ये तो नहीं है? नहीं वैसा नहीं है, वो हम इंडियन ही बनाएंगे। इंडियन। और एक बाथरूम रहेगा, हाँ, और एक टॉयलेट रहेगा। तो ये जो महात्मा गांधी जी ने जो सपना देखा, नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना स्वच्छ भारत का देखा, तो वो यहाँ पे पूरा होगा। यहाँ पे ये लोग खुले में शौच नहीं करेंगे, कई बीमारियों से बचेंगे, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, हाइजीन रहेंगे। और यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर सारी टंकियां, सारा किचन, लेटरिन, बाथरूम, घर, सब कुछ कंप्लीट एक पैकेज है। अगर आप शहर में इस घर को खरीदने जाएंगे तो जो जमीन है, मुझे लगता है सर इसके साथ कम से कम ये घर 50-60 लाख रुपए से ज्यादा का होगा। ये जो जमीन है, इतना स्क्वायर फीट जमीन, ये जमीन आप जैसे देख रहे हैं, तो ये जमीन ही लगभग इनका जो घर बन रहा है 2000 स्क्वायर फीट का जमीन ही है लगभग स्क्वायर फीट, हाँ, है ना। तो आपने जो कैलकुलेशन किया उतने में तो जमीन ही आएगी, जमीन और निर्माण का तो अलग ही चार्ज है ना। इधर एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा। ये इधर आप चलिए, ये यहाँ पे तो इनका वो चैन लिंक जाली से घेरा हो जाएगा। और ये जो खाली जो मैदान दिख रहा है, ये जो खाली मैदान, ये खाली मैदान को हम लोग एक सब्जी की बाड़ी बनाने वाले हैं। अच्छा जी। तो यहाँ पे वो कृषि करेंगे, मतलब उनके आय का स्रोत भी आप यहाँ पे बना रहे हैं? बिल्कुल। आजीविका के लिए हम देखो होता क्या है, जनरली जब बात होती है कि आजीविका के लिए क्या, और ये जनजाति लोग हैं, जंगलों से इन लोग निर्भर लोग हैं, तो इनकी आजीविका के लिए जैसे लोग फिर सोचते हैं, जैसे सरकारी तंत्र जो सोचती है, मैं उससे थोड़ा अलग हट के सोचता हूँ। सरकारी तंत्र ये सोचती है कि हम मुर्गी पालन कराएं, बकरी पालन कराएं या सुअर पालन कराएं, ये सोचती है। तो मैं उन चीज़ों से थोड़ा अलग लेके उनको जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये फिर बकरी, मुर्गी और सुअर में अटक के रह गए तो कहीं ना कहीं फिर शराब की ओर जाएंगे। मांस खाएंगे तो शराब पिएंगे, तो फिर उनके जो जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए वो फिर आ नहीं पाएगी। तो मैं इन लोगों को थोड़ा सा उन चीज़ों से हटा के खेती की दिशा में लाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। और ये जो जगह है, इस जगह पे हम इनको सब्जी की खेती और फिर कुछ फलों की खेती इस दिशा में हम लाना चाहते हैं। इनके लिए ये बाड़ी का निर्माण किया जा रहा है। एक सोलर पंप वहाँ पे लगाया गया है। अच्छा, वो लग गया? सोलर पंप लगा हुआ है, वो जस्ट वहीं पे एक नदी है, नदी से पानी आएगी यहाँ पंप के माध्यम से। और ये खुदाई का काम हो गया है, तो यहाँ पाइप बिछेगी, पीवीसी पाइप। उसके बाद इसका हम जुताई करेंगे और ड्रिप लगा करके यहाँ खेती ड्रिप की खेती करेंगे। हाँ, ड्रिप लगा कर खेती करेंगे। खेती होती है लगभग 5 एकड़ में इनकी खेती होगी। लोग यही काम करेंगे। हाँ, सब सारे लोगों को यही रोजगार मिलेगा और उनके प्रोडक्शन से उनको लाभ भी मिलेगा। और वहाँ पे दुकानें भी रहेंगी। वाह, हाँ। बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। अच्छा, आपको रोज रात को जब आप सोते होंगे घर में जी, तो रात को आपके सपने जो आते होंगे कि इसको कैसे आगे बढ़ाना है,
इसके बाद कौन सा प्रोजेक्ट है या इस तरह के कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके? देखिए, मैं तो एक किसान के रूप में रहा हूँ, किसान ही हूँ, और हमेशा से ही ऐसे सोचता रहा हूँ कि मुझे अगर अवसर मिले तो फिर मैं कुछ ऐसा करूं करके, और ऊपर वाले ने कहना चाहिए वैसा अवसर मुझे दे भी दिया। जब मैं अभी वर्तमान में चूंकि जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, और मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष बने केवल 8 महीने हुए हैं। 8 महीने? जी। 8 महीने के पहले मैं किसी भी प्रकार से राजनीति में इन्वॉल्व नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। एक शुद्ध किसान ही तो था। आपसे इतनी देर में बातचीब करके पता चल गया कि आप नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं और आपका पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। जी। फ्यूचर क्या होगा ये पता नहीं। देखो, ये एक्चुअल में अब जैसे अब यहाँ आया, इस काम को तो मैं पहले से ही स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ आया, अब इस काम के बाद में मुझे लग रहा है कि हमको और भी क्षेत्रों में काम करना चाहिए। तो जिस गांव की मैं बात कर रहा हूँ, जिस गांव में मैं रहता हूँ, ग्राम सांकरा है, तो सांकरा में हम लोग जो है वहाँ एक तालाब है, लगभग 100 एकड़ का तालाब। तो 100 एकड़ का जो तालाब है वो एक डेड तालाब की तरह है। वहाँ पानी वानी रहता नहीं है, सारे सभी जगहों से अगर देखेंगे तो कचरा भरा हुआ है। तो उसको डेवलप करके हम लोग जो है उधर जाओ बेटा, ये इनकी बिटिया है और देखो उधर, ये इनकी इंस्पिरेशन है। ये भैया लोगों के साथ में खेलो, जाओ मस्त है। भैया को भी दो, चॉकलेट दो। लो बेटा आ जाओ, लो चॉकलेट दो। जी सर। तो हम लोग अभी 100 एकड़ के मखाना के खेत में हैं। जी। अब मखाना की खेती हम करेंगे। मखाना वही मखाना जो बिहार का प्रसिद्ध है, जिसको सुपर फूड कहा जाता है। सुपर फूड कहा जाता है, जिसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी का फोकस है। है ना, उसकी खेती को वो पूरे देश में कराना चाहते हैं। और ये जो सुपर फूड है मखाना, उसकी हमारे देश और पूरे विश्व के सभी देश में उसकी मांग है। तो एक बहुत बड़ा वो कहना चाहिए सुपर फूड के रूप में उसकी मांग है। और उसकी खेती हमारे इस सांकरा के 100 एकड़ के तालाब में हम करने वाले हैं। 100 एकड़ के तालाब में। और आपको बता दूं, यह हमारे छत्तीसगढ़ का पहला बड़ा प्रोजेक्ट होगा मखाना की खेती का। आपको मखाना की खेती छत्तीसगढ़ में 2, 4 मैक्सिमम 10 एकड़ में दिखेंगे, लेकिन हम 100 एकड़ में एक साथ इकट्ठे। और ये जो काम होगा वहाँ के समूह के महिलाओं के द्वारा, समूह के लोगों के द्वारा किया जाएगा। वाह, मखाना की खेती। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार 100 एकड़ का तालाब बनेगा और उसमें मखाना की खेती होगी। और ये भी अपने आप में इतिहास हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप इतिहास बनाने के लिए अरे नहीं, इतिहास नहीं, आपके जितने भी काम है जी सब में इतिहास है। जी, सब ऐतिहासिक कार्य है। तो ये कार्यक्रम लगभग स्टार्ट हो गया है जी। लगभग 25-30% काम उसमें हो गए हैं जी। और 4 महीने में वो सारा चीज जो है क्लियर हो जाएगा। तो और वैसे ही एक और आपको प्रोजेक्ट बता दूं। अच्छा। जो चल रहा है, मैं जिस गांव से हूं उस गांव में हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। जैसे हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब गांव आत्मनिर्भर होगा। और ग्राम में जो लोग हैं अपनी आजीविका के लिए आत्मनिर्भर तो होंगे ही, साथ ही गांव की जो आवश्यकताएं हैं, गांव की जो जरूरतें हैं, उनको भी पूरा करने में आत्मनिर्भर होगी, तभी हमारा देश आत्मनिर्भर कहलाएगा। और इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हम उस गांव में जो वहाँ की जो सड़कें हैं वो गांव के लोगों के चंदे से बनाएंगे। वहाँ के स्कूल, वहाँ के पीडीएस भवन, वहाँ के ग्राम पंचायत भवन, वहाँ की आंगनबाड़ी, वहाँ के गार्डन, वहाँ के सौंदर्यीकरण, वहाँ के स्वच्छता के लिए काम, प्लांटेशन के लिए काम, तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए काम, सारा काम हम लोग जो है गांव के चंदे से, गांव के लोगों के तन मन और उनके धन से करने वाले हैं। मतलब सरकार पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं, बिल्कुल भी निर्भरता नहीं। हम यही चाहते हैं और यही चीजें जो है हम भविष्य में करना चाहते हैं। और ये जो उद्देश्य है, हम एक एक गांव पे इस काम को कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसके अनुसार से पूरे देश के हर एक गांव का निर्माण हो, हर एक गांव जो है आत्मनिर्भर हो। जैसे आपने ये देखा मसान डबरा, तो मसान डबरा को बनाने के पीछे केवल और केवल एक ही सोच है कि हम जो है 2047 तक
जो अति पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, जो अंतिम स्तर के लोग हैं, उनके गांव, उनके घर ऐसे हो। और उस दिशा में ये मेरा जो पहला प्रयास है, हमारा पहला प्रयास है, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और वो प्रयास सफल भी हो चुका है। जी जी, वाह। ये मसान डबरा जो हम निर्माण कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को मैं उन लोगों से मिलाऊंगा, ये जो यहाँ के काम को देखते हैं। लगभग 1.5 साल से इन लोगों ने भी जितना मेहनत मैंने किया है, उतना मेहनत इन लोगों के द्वारा भी हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे हरि भंडारी जी हैं। हरि, इधर आ थोड़ा। ये हरि भंडारी है, ये 1.5 साल से यहाँ पूरे दिन रात सेवा दे रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट में पूरा सहयोग इनका मिला है। प्रतिदिन मजदूर की व्यवस्था, मटेरियल की व्यवस्था, सारे मटेरियल की व्यवस्था या फिर जो भी व्यवस्था है, उन पूरे व्यवस्था को ये संचालित करते हैं। और हमारे साथ में सहयोगी के रूप में ये सतीश भाई है। ये हमारे साथ में प्रतिदिन विजिट में रहते हैं कि क्या कहाँ पे कैसे करना है, एक सलाह भी देते हैं। और साथ ही साथ हमारे प्रदीप भाई है, इनके द्वारा भी विजिट किया जाता है, ये भी कि कहाँ पे क्या कैसे करना है ये बताते हैं। खेमिन भाई हैं, इनके द्वारा भी विजिट किया जाता है और कहाँ पे क्या कैसे करना है। इस प्रोजेक्ट के लिए इन सबका जो है मार्गदर्शन, सहयोग सदैव मिलता है। ये हमारी टीम है। और साथ ही साथ ये जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो काम हमेशा यहाँ कैसे क्या काम करना है, किसकी व्यवस्था करना है, इन कामों में भी लगे रहते हैं। ये धनराज है और ये अंकित है, ये वेल्डिंग का काम करते हैं। और ये हमारे सहयोगी एक सहायक के रूप में ये दीपेश है, ये भी काम करते हैं। तो ऐसे हमारी जो टीम है वो यहाँ निरंतर रह के पूरी व्यवस्था को संचालित करने में सहयोग करती है। तो इन सब के सहयोग के माध्यम से यह जो कॉलोनी है निर्माण हो रहा है। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार अरुण सारवा जी ने कमार जनजाति के लोगों के लिए एक पूरी की पूरी सोसाइटी बनाई। लेकिन अरुण सारवा इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी पहचान कैसे बने, कैसे किसान थे या किसान हैं, ये हम अभी आपके टमाटर के खेत में हैं, तो कैसे आपने अपना जीवन शुरू किया, वो ये पर्सनालिटी बनने के पीछे की पूरी कहानी क्या है सर? कहानी ये है कि थोड़ी लंबी कहानी है जी। और सबसे पहले तो ये बताऊं कि मेरा जो मूल निवास है वो धमतरी जिला के जो आखिरी गांव है, उस गांव का नाम भूरसी डोंगरी है। वहाँ मेरा निवास है, वही मेरी जन्मभूमि है। और वहीं से ही मेरी कर्म की शुरुआत हुई है। एक किसान के घर में पैदा हुआ मैं। और हम जब से होश संभाले तब से हमने खेती के कार्य को देखा, खेती किए और खेती में घर वालों को सहयोग करते रहे। क्योंकि वो जो समय था, ये मान के चलो आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो जो समय था जब घर में खेती हुआ करता था, तो धान की खेती होती थी। उस समय लगभग 30 साल पहले गवर्नमेंट धान की खरीदी नहीं करती थी। उस समय मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था। तो धान की खेती होती थी और धान की खेती में लगभग नुकसान में रहते थे हम लोग। और मेरे परिवार में मेरी 4 बहनें हैं, मैं हूँ, मम्मी पापा। तो लगभग 7-8 एकड़ में धान की खेती होती थी। और सभी बहनों की पढ़ाई लिखाई, मेरी पढ़ाई लिखाई, घर का अनाज, राशन, ये वो सब चीज, तो ऐसे खर्चे बहुत होते थे। और एक सामान्य जैसे तैसे जिंदगी चलती थी। अब उसके बाद मैं भी शुरुआत में पढ़ाई किया, गांव में पढ़ाई किया। बगल के गांव जो बेलर गांव है, वहां पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद में फिर मैं एक उच्च शिक्षा लेने के लिए रायपुर गया। फर्स्ट ईयर की पढ़ाई मैंने शुरुआत की थी। और जब मुझे लगा कि यार पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा धन का अभाव भी महसूस हो रहा था। मतलब धन का अभाव था आपके? जी जी जी, बिल्कुल था जी। घर परिवार, क्योंकि 6-7 एकड़ में धान की खेती से पूरा परिवार का पालन संभव नहीं था। 4 बहनें, उनकी पढ़ाई लिखाई, मेरी पढ़ाई लिखाई, घर के खर्चे, ये सब चीज
तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं पढ़ाई को फर्स्ट ईयर में ही आधे बीच में छोड़ के वापस गांव आ गया। और गांव आने के बाद में फिर मैं ये बोला कि मुझे अब कुछ काम करना चाहिए। अब काम, भाई कुछ और काम तो हमने सीखा नहीं था। तो मैं घर आके घर वालों को बोला कि मुझे अब काम करना है। तो काम क्या करोगे? तो अब मैं बोला किसान हूँ, खेती ही करूंगा। तो पहले तो घर के लोग मुझे बोले कि नहीं, खेती में कोई प्रॉफिट है नहीं, और तू कुछ पढ़ लिख ले, छोटा मोटा नौकरी में चले जा। इस क्षेत्र में हम लोग जैसे तैसे अपना जीवन निर्वहन किए हैं, लेकिन तू कुछ अच्छा पढ़ लिख के कुछ आगे कुछ भी बन जा, कुछ भी सर्विस में आ जा ऐसा। लेकिन फिर भी मैं एक मन बना लिया था कि अब मुझे कुछ करना है, तो मैं खेती को ही चुना। तो खेती को चुना तो जो धान की खेती हमारी 6-7 एकड़ में हुआ करता था, उसको प्रारंभ किया। और भी कुछ हमारी खेती थी, उस जो हम लोग रेघा या फिर किराए में दे देते थे, उसको भी करना स्टार्ट किया। लेकिन फिर भी ऐसा था कि धान की खेती में, जैसे इस बार आप देख रहे हो कि मौसम खराब है, आज धान पक गए हैं, तो ऐसी परिस्थितियां उस समय भी बनी। तो फिर इन परिस्थितियों को जैसे 2-3 साल तक मैं काम किया, तो मुझे लगा कि यार ऐसी परिस्थिति बनते रहती है, तो इसको परिवर्तित किया जाए। तो परिवर्तित फिर क्या करूं? तो फिर ये हुआ कि हम फसल परिवर्तन करें, धान के बदले हम दूसरे फसलों को लें। तो धान के बदले में फिर मैं दलहन की खेती की ओर आगे बढ़ा। तो प्रथम वर्ष मैं दलहन की खेती किया था, चने की खेती। और चने की खेती जब किया तो फिर चना की बुआई जब हम किए, तो बुआई करने के बाद में 10-15 दिन में जैसे वो 1 से 1.5 इंच का पौधा हुआ था, तो उस समय भी लगभग 3-4 दिन बहुत ज्यादा बारिश हुई, और बारिश होने के कारण खेत में पानी भर गया। तो खेत में जब पानी भरा तो पूरा फसल जो है खराब हो गया, सड़ गया। कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर चुके थे? देखो उस समय लगभग 1.5 लाख रुपया लागत लगा था। 1.5 लाख रुपए खत्म। ये मान के चलो, हाँ खत्म। ये मान के चलो लगभग 2000 के आसपास की बात है। सन 2000 में 1.5 लाख रुपए आपने एक बार खत्म, और वो मेरे घर की पूरी जमा पूंजी थी। अरे बाप रे, कंप्लीट जमा पूंजी एक बार में खत्म। तो ये जो आप अरुण सारवा को देख रहे हैं ना आज, ये बनना बहुत कठिन है। इनके जैसा ये चैलेंज लेना, जो घर की सारी जमा पूंजी आपने लगा दी और सब खत्म हो गया, फिर नया जीवन है। हाँ, अब उसके बाद ये था कि पूरी जमा पूंजी खत्म, तो घर वालों को मैं क्या जवाब दूं? और मैं एक जो उद्देश्य के साथ में, एक जुनून के साथ में खेती करने जो निकला था, कहीं ना कहीं फिर वो भी पूरा होते नहीं दिखा। अब घर वालों को क्या जवाब दूं और मैं क्या करूं, ये स्थिति उस समय उत्पन्न हुई थी। फिर मैंने धान की खेती फिर कंसंट्रेट किया, वो धान की खेती को फिर करना प्रारंभ किया। और धान की खेती को करते करते फिर उसके दूसरे वर्ष अब मैं धान की खेती कर लिया, दलहन की खेती कर लिया। मेरे को लगा कि अब दूसरा कुछ फसल मेरे को चूज करना चाहिए। तो फिर मैं सब्जी की खेती की ओर आगे बढ़ा। तो उस समय में ये जो टेक्नोलॉजी है जो आप आज यहाँ देख रहे हैं, ये सब टेक्नोलॉजी उस समय मुझे मालूम नहीं था। मैं अनभिज्ञ था इन सब चीजों से। और जैसे एक पारंपरिक जो खेती होती है गाँव में सब्जियों की, तो नदी किनारे जो सब्जी की खेती करते हैं छोटे छोटे बाड़ियों में, उसको मैं देखा था। तो मुझे लगा कि मैं अब सब्जी की खेती स्टार्ट करता हूँ। और सब्जी की खेती स्टार्ट किया तो फिर ऐसे जो पलेवा पानी बोलते हैं, पहाटा पानी पला के जो खेती करते हैं, उसको प्रारंभ किया। तो 3 एकड़ में मैंने करेले की खेती किया। करेले की खेती? जी, करेले की मतलब खेती। हाँ। करेला जो कड़वा है उसने आपके जीवन में मिठास घोल दी। नहीं, उसकी भी आप कहानी आप कंप्लीट सुन लीजिए। अच्छा, अभी भी आप सक्सेस नहीं हुए थे? नहीं, अभी कहानी बाकी है जी, है ना। अब करेला की खेती मैं 3 एकड़ में स्टार्ट किया। जमीन मैं किसी और से किराया में लिया था, और जिस जमीन को लिया था वहाँ पानी की सुविधा नहीं थी, पानी किसी और का था। और इस खेती को मैं गर्मी के दिन में कर रहा था। जनवरी से फरवरी में स्टार्ट किया था इसको। अब जुताई किया, फिर वो जो एक बेड बनती है, बेड बना के फिर बीज की बुआई की। ये सब चीज करते करते 15 फरवरी क्रॉस हो गया। फिर पानी लगाया तो फिर अंकुरण आया, पौधे तैयार हुए। और पौधा तैयार हुआ और लगभग 1.5 महीने का समय हुआ था पौधे को तैयार होने में।
मतलब हो गया था पौधा तैयार, और अप्रैल का महीना, अब जिससे मैं पानी लिया था वो धान की खेती करने वाला किसान था। अप्रैल के महीने में 2-3 समस्याएं आती है यहाँ। एक तो गर्मी में जो जल स्तर है वो नीचे चला जाता है। दूसरा जो गर्मी के दिनों में थोड़ा सा वोल्टेज उस समय में बहुत कम मिलता था, बिजली की कटौती होती थी। तो ऐसा होने के कारण वो जो किसान है मुझे पानी देने में सक्षम नहीं रहा। उन्होंने मेरे को अप्रैल के महीने में बोला कि भैया मैं आपको पानी नहीं दे पाऊंगा। भरी मतलब फसल के बीच में फसल तैयार था, बस फ्लावरिंग स्टेज में था, फूल लगना था, फूल के बाद में फल लगना था, और जिस दिन उन्होंने मुझे कहा उसके बाद से ही प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला था। तो ये जो स्थिति बनी कि, और मैंने भी देखा कि उनको खुद को ही पानी कम पड़ रहा है, तो मुझे नहीं दे पाएगा। तो फिर मैंने ये तय कर लिया कि अब ठीक है यार, पानी आप अपने खेत में ही लगाओ, मुझे ना दो। हाँ, वो भी बर्बाद। हाँ, आप अपना फसल बचा लो, और मेरी फसल जो है वो ये मान के चलो बिना फले खत्म हो गया। ये सेकेंड ईयर का नुकसान का जो दौर रहा। किसान अपने मतलब खेत को बच्चे की तरह पालता है, और आपके पौधे तो अब भूखे प्यासे रह गए, पानी नहीं मिला। फिर क्या हुआ? तो फिर अब ऐसा है कि अब मुझे न चाहते हुए भी फसल को छोड़ना पड़ा, और फसल से मुझे नुकसान ही हुआ। इसमें कितना लाख रुपए का नुकसान हो गया? ये जो है अब 3 एकड़ में मैं लगाया था, लगभग इस समय भी 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया मुझे। एक और नुकसान? हाँ, एक और नुकसान। और इस नुकसान के बाद तो घर वाले जो है एकदम मेरे विरुद्ध थे, खिलाफ थे, कि हर साल खेती करता है नुकसान करके। और आपकी उम्र उस समय 22-23 साल रही होगी? हाँ, लगभग मेरी उम्र सेकेंड ईयर में थे आप तो 21-22 वर्ष का उम्र था मेरा। अब उसके बाद फिर वो साल भी गया। अब तीसरे वर्ष ये था कि मुझे अब कोई दूसरा चीज नहीं करना है, धान की ही खेती करनी है। गर्मी के दिन में, गर्मी रबी फसल जो लगाते हैं, मैंने ये सोचा कि अब मुझे धान की ही खेती करनी है। अब मैं जहाँ रहता हूँ वहां से बीज खरीदने के लिए जो खाद बीज का जो दुकान है वो लगभग 20 किलोमीटर है। मैं बीज खरीदने के लिए घर से दुकान आया, धान की बीज खरीदने आया था मैं। धान का बीज लगभग 10 एकड़ के लिए धान का बीज ले जाऊंगा, और बीज ले जा करके फिर धान की खेती करूंगा। जब मैं दुकान आया तो दुकान में दुकानदार से एक कंपनी, बीज कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो वार्तालाप कर रहा था। वीएनआर सीड कंपनी आपने सुना होगा, है ना? तो वीएनआर सीड कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो दुकानदार से वार्तालाप ये कर रहा था कि आजकल जो है छत्तीसगढ़ में मिर्ची की खेती हो रही है, और उस खेती से लोग जो है अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये मैं बगल में खड़ा होकर के सुन रहा था और बातों को। धान का बीज खरीदने आए थे? जी, मैं धान का बीज खरीदने आया था। अब ये सुनने के बाद में 10 मिनट में मेरा विचार परिवर्तित हो गया उसी जगह खड़े खड़े। फिर मैंने बोला भैया मैं धान की बीज खरीदने आया था, अब धान की बीज नहीं खरीदूंगा। आप दोनों की वार्तालाप से मुझे ये लग रहा है कि मुझे मिर्ची की खेती करनी चाहिए। अरे बाबा, यहाँ देखिए कैसे चीजें बदल रही हैं, कैसे डिसीजंस बदल रहे हैं। धान का बीज लेने गए थे, लेकिन फिर अब मिर्ची ले लिया आप। तो अब उसके बाद मुझे दुकानदार ने भी समझाया, और वो जो सीड कंपनी का एम्प्लॉय है वो भी मेरे को समझाया कि भैया एकाएक ऐसा निर्णय नहीं लेना है। अच्छा। आप थोड़ा सा ट्राई करके देखो, आधे एकड़ 1 एकड़ में करके देखो, फिर आप 10 एकड़ के बारे में सोचना। मैं बोला नहीं यार, अब मन बना लिया तो पूरा मन बनाऊंगा, आधा काम नहीं करूंगा। अब 10 एकड़ में मिर्ची ही लगाऊंगा। अरे वाह, ये सोचा। 2 बार 3 बार नुकसान होने के बाद अब उसके बाद फिर ये हुआ कि चलिए ठीक है लगाओगे, तो ऐसे तो आप नहीं कर पाओगे, जैसे जो पारंपरिक तरीका है, पुराने तरीके हैं, इन तरीकों से तो आप नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने बताया कि एक जो आधुनिक तरीके हैं इरिगेशन के, फर्टिगेशन के, जिसको हम टपक सिंचाई पद्धति बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो बोलते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया। मैंने देखा नहीं था उस टेक्निक को, सुना। फिर ड्रिप कंपनी के जो एम्प्लॉय है वो मेरे तक आए, उन्होंने बताया। फिर मैंने 10 एकड़ में ड्रिप लगवाया।
10 एकड़ में पूरा 10 drip एकड़ में लगा। ड्रिप लगवाया। ड्रिप जो है मेरे जिले में पहला मेरे यहाँ ही लगा। ना मैंने देखा था ना मेरे जिले के लोगों ने देखा था। मेरे गांव के लोग तो कभी देखे ही नहीं थे। मेरे घर के लोग तो एकदम फिर क्या नया तमाशा हो रहा है, ऐसी स्थिति थी। तो मतलब क्रांति चल रही है, किसी को पता नहीं चल रहा है। फिर क्या तमाशा हो रहा है। हाँ 2 साल नुकसान हो गया। हाँ ये तीसरा साल मतलब 10 गुना नुकसान करने वाला है हाँ, ऐसी स्थिति हाँ है ना। तो थोड़ा सा उस समय ना घर के लोगों से वार्तालाप भी बंद हो गया था। अच्छा, मेरी ये अच्छा, सब उटपटांग हरकत को देख करके। हाँ तो अब करना है ऐसा करके मैं फिर 10 एकड़ की तैयारी में लग गया। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा लिया और मिर्ची की खेती का भी मैंने कभी किया ही नहीं था। हाँ मेरे परिवार के लोगों ने भी कभी नहीं की थी। मैं उसमें उतर गया और लगाया। ये सन 2007 की बात है। मौत के कुएं में आप घुस गए। हाँ, अब ये जब फसल में लगाया, ये जनवरी का महीना था। जनवरी के महीना में उस खेती को किया मैं, मिर्ची लगाया। अब ये मत बोलेगा कि ये भी डूब गया। अरे नहीं, आप सुनिए ना कहानी। हाँ। कहानी धैर्य तक साथ सुनिए हाँ। आप। अब मिर्ची जैसे लगाया तो मुझे ना तो उसके फर्टिगेशन के बारे में मालूम था, ना जो कीड़े बीमारी है उसकी रोकथाम के बारे में मालूम था। कुछ भी नहीं, एक अनपढ़ अज्ञान किसान था मैं, जो पारंपरिक तरीके से केवल धान की खेती को समझता था। अब मिर्ची लगाया। मिर्ची लगाने के बाद में अनेक प्रकार के कीड़े बीमारी ये सब मेरे को समझ में आता नहीं था। कभी कोई बता देता था, उसके अनुसार से मैं ट्रीटमेंट करता था। और वो जो सन 2007 की जो बात है, फसल लगाया तो उस समय लगभग 3 महीने बाद फिर जैसे जनवरी में लगाया हुआ था, अप्रैल के महीने में उसमें फ्लावरिंग और फल सेट हुआ। तो तोड़ाई का जो समय आया, बस थोड़ा बहुत शुरुआत में कम फलन होती है तो थोड़ा बहुत फल आया था। तो तोड़ने का जो स्टेज आया, अपन तोड़ाई स्टार्ट किए थे। फिर वही प्रॉब्लम आ गया अप्रैल का महीना। फिर पानी का हाँ, वाटर लेवल डाउन हो गया। अरे और जो मेरा बोर था, उथला बोर था, 20 फीट में पंप चलती थी। 20 फीट के नीचे पत्थर था, उसके नीचे फिर अगर 20 फीट के बाद अब तक पानी अगर चला गया तो उसके बाद पानी खत्म हो जाता है। तो ये स्थिति थी। तो पानी जो है 24 घंटे में केवल 6 घंटे ही पानी मेरे को मिल पाती थी। 10 एकड़ को इरिगेशन करना होता था। 3 HP का पंप लगा था, लेकिन पानी केवल 1 HP का आता था। 1 HP का पानी आता। 10 एकड़ को इरिगेट करना है, गर्मी का दिन है, तो इरिगेशन कंप्लीट हो नहीं पाता था। तो केवल 10% पानी, जो जितना रिक्वायरमेंट है उसका केवल 10% पानी ही मैं फसलों को दे पाता था। तो जैसे तैसे अप्रैल और मई का महीना मैं उसको पानी दे दे के जीवित रखा। अब मुझे ये उम्मीद थी, अब जून का महीना आ गया है तो मौसम बदलेगी, बारिश होगी, है ना, तो कुछ उसका बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन वो वर्ष ऐसा था कि 24 जून को बारिश हुई, पहली बारिश। आपको ये भी याद है कि पहली बारिश 24 जून को हुई। 24 जून तक के मतलब जैसे तैसे पौधे को जीवित रखा था। मतलब केवल जान ही बची थी उसमें और कुछ भी नहीं बचा था। गजब। अब स्थिति ये थी कि अब इस बार भी मैं नुकसान में गया। अब इस बार भी मैं नुकसान में गया, ऐसी संभावनाएं बन रही थी। अब जी फिर अब ये क्या है, जैसे जनवरी से जून तक की खेती करते करते घर से तो पैसा मिला नहीं था मेरे को। लीजिए सर, चाय नहीं लूंगा आज। आप नहीं लेंगे? नहीं, ठीक, मैं पी सकता हूँ? बिल्कुल लीजिए जी। तो खाद, बीज और फिर जो दवाइयाँ हैं वो मैं दुकानदार से एक कहना चाहिए उधार में लिया हुआ था। अच्छा। उधार में खाद, बीज, दवाई लिया हुआ था और लगभग 10 से 12 लाख रुपया का उधारी हो गया था। घर से तो मैं ऐसे ही मतलब कहीं ना कहीं घर वालों को भी अपने हरकतों से प्रताड़ित कर चुका था। लोग मेरे इस किसानी के फेवर में थे नहीं। अब उसके बाद स्थिति ये बनी जब 24 जून को बारिश हुई और मेरे मन में यही चिंता था कि मैं जो है 10-12 लाख रुपए का जो कर्जा है उसको कैसे चुकाऊंगा, कैसे उसको अदा करूंगा। ये कहीं ना कहीं मैं इस चिंता में ग्रसित था। उसके बाद जैसे बारिश हुई 24 जून को, तो 8-10 दिन में जैसे लगातार बारिश हुई तो फिर वो जो बेजान जो मिर्ची के पौधे थे उसमें जान आ गया जान आया उसमें। धन्यवाद इंद्रदेव, कहा होगा आपने।
अब वो जान आया, अब हाँ। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर उसमें फ्लावरिंग आई, फ्रूटिंग आई, और आप यकीन मानिए कि एकदम काया पलट हुआ। सक्सेस हो गए आप? एकदम, हाँ एकदम, मतलब काया पलट ऐसे हुआ कि जब उस मिर्ची को हम तोड़ के रायपुर ले जाते थे ना, तो एक हम लोग रोज एक पिकअप में भर के ले जाते थे। पिकअप जो 2.5 टन का माल लेके जाते थे, 100 बोरी, 25 किलो का एक बोरी होता, 100 बोरी हम लोग लेके जाते थे। उस 100 बोरी को खाली करने में मुश्किल से 5 मिनट लगता था, इतना डिमांड था उसका। 5 मिनट में केवल 2.5 कुंटल 5 माल बिक मिनट गया में, रायपुर में। मतलब चारों तरफ से 20 लोग आते थे, पूरा ये पकड़े ऐसा, वो 5 अरे मिनट में पूरा वाह! खत्म। वाह! तो 30 से 35 रुपए का भाव उस समय मिलता था मेरे को, 1 किलो का। हाँ 1 किलो का। हाँ। तो एक दिन का प्रोडक्शन लगभग 70-75 हजार रुपए का होता था। एक दिन एक का दिन का। प्रोडक्शन 70 से 75 हजार। जी, तो ऐसा लगभग 1-1.5 महीने तक चला, तो मेरा कर्जा भी, मैं कर्ज मुक्त भी हो गया। हाँ। और मुझे उस दिन लगा कि उसी दिन लगा कि हम जो मेहनत किए रहते हैं ना, 3 साल तक जो स्ट्रगल हुआ, नुकसान हुआ। नुकसान के बाद भी जो मेहनत किया था, उसका प्रतिफल कितना हुआ। अमाउंट में बताइए ना जरा, आजकल के किसानों को अमाउंट में बड़ा सुनना अच्छा नहीं लगता देखो, ये 2007 की बात कर रहा हाँ, हूँ, हो सकता है उनको कम लगे, है। है ना। 2007 में मेरा जो 12-15 लाख रुपए कर्जा था, वो मैं खत्म कर लिया। 15 लाख खत्म। और 15 से 17 लाख रुपए मुझे प्रॉफिट भी हुआ। 15 से 17 लाख रुपए का प्रॉफिट इनको 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद में हुआ, और फिर अरुण सारवा जी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। तो ये कहानी है उसके बाद की, कि उसके बाद अब अरुण सारवा ने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा, आगे बढ़ते रहे और बेहतरीन खेती करते रहे। जी। और आज हम इनके इस, कितना एकड़ होगा सर ये पूरा? ये यहाँ 40 एकड़ है, टमाटर लगा हुआ है। हाँ। और ऐसे लगभग 10-12 जगह पे हमारी खेती है। 400 एकड़ में खेती करते हैं। 400 एकड़। आप सर बता रहे थे कि 2-3 दिन 4 दिन लगता है मुझे पूरे खेत को घूमने में और समझने में। 400 एकड़ की खेती आज अरुण सारवा सर के पास में है। और ये जो आप टमाटर का खेत देख रहे हैं, इसके बारे में मैं रिसर्च करते करते एक चीज मुझे पता चली थी कि कोरोना काल के टाइम में यही टमाटर, छत्तीसगढ़ में सिर्फ यहीं पे टमाटर थे, और 250 रुपए किलो तक टमाटर यहां से बेचा है आपने उस समय। ये जब कोरोना का जो समय आया, कोविड-19 जिसको अपन बोलते हैं, तो उसका प्रभाव सन 2020 और 2021 में हमारे यहाँ था, हमारे इंडिया में। तो 2020 और 21 का ये समय भी एक कहीं न कहीं बुरे समय की तरह ये भी व्यतीत हुआ। और सन 2022 में एक समय ऐसा आया कि पूरे हिंदुस्तान में टमाटर की कमी हो गई। ये जून का महीना था। पूरे हिंदुस्तान में टमाटर की कमी हो गई, और उस समय मुझे ज्ञात है कि 200 रुपये से 300 रुपये तक के किलो में टमाटर बिका था। मैंने अपने बाड़ी से 200 रुपये किलो में बेचा था। और पूरे छत्तीसगढ़ में मैं इकलौता किसान था जिनके पास टमाटर था। तो देखिए, किस्मत इस तरह से बदलती है, और इतनी मेहनत करने के बाद कोई व्यक्ति बनता है, और वो व्यक्ति होता है धमतरी के जिला पंचायत के अध्यक्ष, यहाँ के बहुत बड़े किसान। और आपने पूरा का पूरा जो कमार जनजाति के लिए जो मैंने काम आपको आज दिन भर दिखाया, वो सब करने वाले एक ऐसे मजबूत शख्सियत आज मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ सर, कि मेरे चैनल संवेग के माध्यम से मैं आपसे मिल पाया। और आपके जीवन को सीखना, समझना, आपके पूरे परिवार के साथ में बात करना, आपके इस पूरे इलाके में अरुण सारवा का एक जो नाम का जो गूंज है, जो एक ऑरा है, उसको देख पाना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। मैं सभी लोग जो ये चैनल देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि संवेग हमारा चैनल है जिसके माध्यम से हम इस तरह की बेहतरीन कहानी आप सभी के बीच में लाते हैं। और आज के हमारे इस कहानी के हीरो थे श्री अरुण सारवा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी। बहुत अच्छा समय दिया आपने, और मजा आ गया। आप कुछ दर्शकों को कहना चाहेंगे? दर्शकों से बस यही कहना चाहूंगा, क्योंकि सबसे पहले तो मैं एक किसान हूँ, तो जैसे मेरा खेती का जो एक दौर चला, और जैसे मैंने पूरे जीवन काल में खेती किया, तो सर्वप्रथम तो यही कहूंगा कि आज के समय में जो लोगों में एक होड़ है कि हमें केवल सरकारी नौकरी करनी है ना, सरकारी नौकरी के अलावा कुछ और जो काम है वो नहीं करने हैं, तो उनसे थोड़ा सा बाहर निकलिए। सरकारी नौकरी के अलावा खेती किसानी के भी, भाई लोगों के पास में खेती है तो खेती करनी चाहिए।
और उसके अलावा बिजनेस के बहुत से बिजनेस हैं, उनको करना चाहिए। और उसके अलावा भी बहुत सारे चीजें हैं, नई नई चीजें हैं। जैसे अब हम अगली बार जब आएंगे तो सर का 100 एकड़ का मखाना का खेत देखेंगे। हाँ, तो उस क्षेत्र में जाना चाहिए। और चूंकि मैं पिछले 8 महीने से जिला पंचायत का अध्यक्ष हूँ, तो उस नाते यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सपना है कि हम सन 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएं, तो विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब हम सबका योगदान रहेगा। तो हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और हम सब सहयोग करें, क्योंकि हम सबके सहयोग से ही, हम सबके कार्य से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा और जो 2047 का जो सपना है उसको हम पूरा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे मेरा चैनल संवेग में आज के हमारे हीरो थे अरुण सारवा सर। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और पूरे धमतरी नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारत में ये बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ के यह लाल कितना सुघर काम कर रहे थे। धन्यवाद।